मेरी आंख खुलती है और मैं देखता हूँ कि मैं एक बिलियनर विलन बॉस के शरीर में आ गया हूँ। इससे पहले कि मैं इस ढेर सारी दौलत का मजा ले पाता, विलन सिस्टम ने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। वह प्लेयर की किस्मत को स्कैन कर रहा था। तुम्हें प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करेगा और यह सब तुम्हारे उस बेकार बेटे की वजह से होगा जिसे तुमने सिर पर चढ़ा रखा है। आखिर में तुम एक ब्रिज के नीचे बहुत बुरी मौत मरोगे। यह सुनकर मैं हॉस्पिटल के बेड पर लेटे उस बेवकूफ को देखता हूँ जो अभी भी चिल्ला रहा था, मेरे पापा केन स्टर्लिंग हैं। मैं पीछे घूमता हूँ और उसे 2 थप्पड़ मार देता हूँ। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तुमने पूरे स्टर्लिंग परिवार का नाम खराब किया है। डिंग। इस जिद्दी बेटे को थप्पड़ मारने से कहानी बदल गई है। इनाम में मिला है गॉड टीयर जहर और इलाज करने की ताकत। इतना अच्छा फायदा देखकर जिस तरह से मैं अपने बेटे को देखता हूँ वह बदलता चला जाता है। कुछ ही मिनट पहले जब मैं इस दुनिया में नया नया आया था और सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, आगे की सीट पर बैठे ड्राइवर ने मुझे आराम से याद दिलाया, बॉस हम स्टारसी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। मैं ऊपर देखता हूँ और मुझे ड्राइवर लियो के सिर के ऊपर एक नीली लाइन दिखती है जिस पर लिखा था लॉयल्टी 90%। अच्छा है, आखिरकार कोई तो है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। पुरानी कहानी के मुताबिक लियो मेरे लिए गोली खाकर मर जाता है। गाड़ी के बाहर ब्लैक सूट में 4 आदमी एक लाइन में खड़े थे जिनके चेहरे बहुत गुस्से वाले थे। वहां से गुजरने वाले लोग देखकर आपस में धीरे से बोलते हैं, ये स्टर्लिंग ग्रुप के मिस्टर स्टर्लिंग हैं। ही लुक्स इवन मोर इम्प्रेसिव इन पर्सन देन ऑन टीवी। मैंने सुना है कि इनके बेटे को बहुत पीटा गया है और वह हॉस्पिटल में है। ये जरूर उससे मिलने आए होंगे। बिना किसी एक्सप्रेशन के मैं लोगों की इज्जत और जलन भरी नजरों के बीच से वीआईपी वार्ड की तरफ चलने लगा। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचता हूँ मुझे किसी के चीखने की आवाज आती है, जैसे कोई जानवर चिल्ला रहा हो। बहुत दर्द हो रहा है। मानो या ना मानो, मैं अपने पापा से कहकर तुम्हारे पूरे परिवार को नौकरी से निकलवा दूंगा। तुम्हें पता है मेरे पापा कौन है? केन स्टर्लिंग। पूरा क्रेस्टफर्ड सिटी उनके आगे झुकता है। अगर तुमने मेरे एक बाल को भी छुआ तो तुम इस शहर में जिंदा नहीं रह पाओगे। मेरा सिर दर्द से फटने लगता है। यह बदतमीज लड़का फिर से शुरू हो गया। यह इस नॉवेल का सबसे बड़ा आफत है जो सिर्फ अपने बाप को बर्बाद करने के लिए पैदा हुआ है। मैं दरवाजा धक्का देकर खोलता हूँ और अंदर चला जाता हूँ। जैसे ही जैस्पर सीज मी, हिज फेस ट्रांसफॉर्म्स इंस्टेंटली। टीयर्स एंड स्नॉट स्मियर्ड एवरीवेयर। डैड, यू हैव टू गेट रिवेंज फॉर मी। उस गंवार ने मेरा पैर तोड़ दिया। मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलाना चाहता हूँ। इस बेकार और रोते हुए चेहरे को देखते हुए और यह सोचते हुए कि इसकी वजह से मैं सब कुछ खो दूंगा और एक बुरी मौत मरूंगा, मेरे सीने में गुस्सा भड़क उठता है। फिर डॉक्टर और बॉडीगार्ड्स की हैरान नजरों के सामने मैं तेजी से आगे बढ़ता हूँ, अपना हाथ घुमाता हूँ और जैस्पर के चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ मार देता हूँ। तुम किस बात के लिए रो रहे हो? तुमने पूरे स्टर्लिंग परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है। मेरी ठंडी आवाज ऐसी लगती है जैसे जमीन पर बर्फ के टुकड़े गिरे हों। जैस्पर अपना चेहरा पकड़ लेता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पापा, आपने मुझे मारा? तुम इसी के लायक हो, बेकार कचरा। मैं उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ मार देता हूँ। अगर एक बार और चिल्लाए तो मैं तुम्हारा दूसरा पैर भी तोड़ दूंगा। डिंग। इस बिगड़े हुए लड़के को थप्पड़ मारने से कहानी बदल गई है। विलन पॉइंट्स प्लस 300 मिले हैं। पहली बार किस्मत को बदलने के लिए मिला है बिगिनर्स गिफ्ट पैक, गॉड टीयर जहर और इलाज करने की ताकत। सिस्टम के मैसेज एक के बाद एक आने लगते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, ढेर सारी जानकारी सीधे मेरे दिमाग में आने लगती है। ये गॉड टीयर जहर और इलाज करने की ताकत सच में कमाल की है। सैकड़ों जानलेवा जहर बनाने के तरीके जो बिना रंग और बिना स्वाद के हैं और जिन्हें कोई पकड़ भी नहीं सकता। मैं सिस्टम पैनल खोलता हूँ और एक नजर डालता हूँ। चरिज्मा को छोड़कर बाकी सब कुछ एक आम आदमी से भी बहुत कम है। चरिज्मा का 500 होना तो समझ आता है, लेकिन लक सिर्फ 100 क्यों है? तभी सिस्टम तुरंत जवाब देता है, प्रोटैगनिस्ट की वजह से प्लेयर की किस्मत धीरे धीरे उसके पास चली जाएगी। किस्मत दिखती नहीं है और न ही उसे छुआ जा सकता है, फिर भी वही जीत या हार तय करती है। सिस्टम, आखिर इन विलन पॉइंट्स से क्या होता है? मैं अपने दिमाग में पूछता हूँ। प्लेयर इन पॉइंट्स को विलन शॉप में असली दुनिया की चीजों के लिए बदल सकता है या फिर 1000 पॉइंट्स बचाकर नई स्किल्स और खास चीजें पाने के लिए ड्रॉ खोल सकता है। मेरी आंखें चमक उठती हैं। सच में वहां एक शॉप का बटन था। मैं उस पर क्लिक करता हूँ और सबसे बड़ा ऑप्शन पैसे बदलने का है। 1 पॉइंट के बदले $100,000। वहां शेयर्स बदलने का भी ऑप्शन है। 1000 पॉइंट्स के बदले कंपनी के 1% शेयर्स। ये हिसाब देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। तो उन 2 थप्पड़ों ने मुझे मुफ्त में 30 मिलियन से ज्यादा दिला दिए और मेरे दिमाग में ढेर सारा ज्ञान भर गया। मैं अपने बेवकूफ बेटे को देखता हूँ जो अब इतना डर गया है कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही और मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। फिर मैं हॉस्पिटल के कमरे के सोफा पर बैठ जाता हूँ। ठीक है, अब बोलना शुरू करो। आखिर हुआ क्या था? जैस्पर अपने पापा की इस अचानक शांति से हैरान हो जाता है। आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? और क्या? पूरी बात बताओ। अगर तुम सब कुछ साफ साफ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी इस गलती को कैसे ठीक करूंगा? ये सारे अमीर घर के लड़के सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, तो ये इतना बेवकूफ क्यों है? बोलने के बाद मैं लियो की तरफ देखता हूँ। वह तुरंत समझ जाता है। कुछ ही सेकंड में डॉक्टर को बाहर भेज दिया जाता है और दरवाजा बंद कर दिया जाता है।
ये देखकर कि उसके पापा सच में उसकी मदद कर रहे हैं, जैस्पर खुश हो जाता है और बातों को बढ़ा चढ़ाकर रोने लगता है। 10 मिनट्स बाद मेरा चेहरा गुस्से से बिल्कुल काला पड़ जाता है। पता चलता है कि यह लड़का सड़क पर एक लड़की को परेशान कर रहा था और उसे वहीं रोक दिया गया। वहां लड़ाई हो गई, उसके सारे बॉडीगार्ड्स पिट गए और उसके खुद के पैर पर लात मारकर उसे तोड़ दिया गया। एक घमवार लड़का जो अभी कुछ ही दिन पहले शहर आया था, उसने ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स को बुरी तरह पीट दिया और आराम से स्टर्लिंग परिवार के वारिस का पैर तोड़ दिया। बिना सोचे भी कहा जा सकता है कि यह लड़का जरूर वही प्रोटैगनिस्ट है। पापा, आपको मुझे इंसाफ दिलाना होगा। जैस्पर गुस्से में अपने दांत पीसता है। उसका मेरा पैर तोड़ना आपके मुंह पर थप्पड़ है। उसका गुस्सा बहुत ताकतवर है। आम लोग उसे नहीं हरा सकते। क्यों ना हम किसी गुंडे को पैसे देकर उसे मरवा दें। चुप रहो, मैं गुस्से में उसे बीच में ही रोक देता हूँ। तुम्हें लगता है तुम मुझे बताओगे कि क्या करना है? गुंडे से मरवाएं? क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भरा है? वह जितनी बातें करता है उतनी ही बेवकूफी भरी लगती है। मुझे इतना गुस्सा आता है कि मेरा सिर दुखने लगता है। सिर्फ एक बेवकूफ ही ऐसी गंदी तरकीब सोच सकता है। थोड़ा सा भी दिमाग रखने वाला कोई भी समझ जाएगा कि यह तो प्रोटैगनिस्ट को और ताकतवर बनाने जैसा है। ये सब पुरानी कहानियों जैसा है। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और अपने गुस्से को काबू करता हूँ। मैं इसे देख लूंगा। तुम बेड पर रहो और ठीक हो जाओ, बीच में मत आना। शुक्रिया पापा। जैस्पर मुस्कुरा देता है। मैं अपना हाथ हिलाता हूँ। अभी के लिए चुपचाप रहो। अगर तुमने मेरे पीछे कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं खुद तुम्हारा दूसरा पैर तोड़ दूंगा। जैस्पर डर के मारे अपनी गर्दन झुका लेता है और न चाहते हुए भी हाँ कह देता है। लियो, इस फ्लोर के डॉक्टर को अंदर बुलाओ। बोलने के बाद मैं सोफा पर बैठकर आराम से इंतजार करने लगता हूँ। जल्दी ही लियो हेड डॉक्टर और 2 नर्सेस के साथ वापस आता है। मिस्टर स्टर्लिंग, आपने मुझे बुलाया? डॉक्टर की आवाज कांप रही थी। उसे डर था कि कहीं एक गलत शब्द उसे मुसीबत में न डाल दे। बिना अपनी आंखें खोले मैं एक बात कहता हूँ, इसका इलाज नियम के मुताबिक करो। इसकी किसी भी फालतू बात को मत मानना। डॉक्टर जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाता है। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना अमीर और ताकतवर बाप ऐसी बात कहेगा। ठीक है लियो, चलो। रुकिए पापा, ये वही है, ये वही औरत है। मुझे जाता देखकर जैस्पर अचानक चिल्ला उठता है। मैं पीछे घूमकर देखता हूँ। जैस्पर डॉक्टर के पास खड़ी एक जवान नर्स की तरफ इशारा कर रहा था। मैं उसे ध्यान से देखता हूँ। वह लगभग 5 फीट 2 इंचेस की है और उसने व्हाइट नर्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। उसके चेहरे पर कोई मास्क नहीं था। उसकी आईब्राउ सुंदर थी, थोड़ी तीखी थी और रंग बिल्कुल साफ गोरा था। यह रूप देखकर लगता है जैसे यह कोई हीरोइन हो। तुम्हारा पैर इसकी वजह से टूटा है। मेरी आवाज आम थी पर उसमें एक डर था। हाँ पापा, अगर यह राख भी बन जाए तब भी मैं इसे पहचान लूंगा। जैस्पर गुस्से में अपने दांत पीसता है। टीना वहां खड़ी रहती है और धीरे से आह भरती है। उसने आज आधी छुट्टी ली थी ताकि मॉल में शॉपिंग कर सके, लेकिन वहां उसे यह अमीर बिगड़ा हुआ लड़का मिल गया जो उसे परेशान करने लगा। अगर बाहर से आए एक जवान लड़के ने बीच में आकर मदद न की होती तो शायद वह बच नहीं पाती। किसने सोचा था कि जिस बदतमीज का पैर टूटा है वह इस आदमी का बेटा निकलेगा। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि यह आदमी केन स्टर्लिंग है। जब उसका नाम सामने आ ही गया तो टीना ने अब न छुपने का फैसला किया। कितना अजीब इत्तेफाका है कि हम यहाँ मिल गए। जैस्पर हंसते हुए बोलता है। अब मेरे पापा यहाँ हैं, तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। मैं क्यों भागूं? शुरुआत तो तुमने की थी। टीना हिम्मत दिखाते हुए खड़ी रहती है और बिल्कुल नहीं डरती। तो क्या हुआ अगर मैंने शुरू किया? उससे किसने कहा था बीच में आने को? जैस्पर गुस्से से कहता है। टीना गुस्से से लाल हो जाती है। तो फिर तुम पिटने के ही लायक हो। चुप रहो। क्या तुमने अपनी बेइज्जती नहीं करवाई? बहुत बेइज्जती करवा ली तुमने। मैं जैस्पर को गुस्से से देखता हूँ। मेरी आवाज धीमी और तीखी थी। भले ही जैस्पर कह रहा है कि वह एक लड़की के पीछे पिट गया, पर मैंने इतनी कहानियां पढ़ी हैं कि मैं आराम से सच समझ सकता हूँ। यह सोचते हुए मैं टीना की तरफ घूमता हूँ और थोड़े आराम से पूछता हूँ, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैं टीना हूँ। टीना मुझे देखकर थोड़ा डर जाती है। बोलते ही उसे डर लगने लगता है। ये मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं? क्या ये मुझे परेशान करेंगे? मैं अपनी आंखें थोड़ी बंद करता हूँ, धीरे से उसका नाम दोहराता हूँ और अपने नाक को पकड़ता हूँ। अच्छा नाम है और डरो मत, मैं हमेशा सही फैसला करता हूँ। मुझे पता है आज क्या हुआ था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। ठीक है लियो, अब चलते हैं। मैं घूमता हूँ और अपने हाथ पीछे करके बाहर निकल जाता हूँ। हॉस्पिटल के कमरे में खड़े लोग हैरान रह जाते हैं। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। जैस्पर गुस्से में अपने दांत पीसता है और दिमाग में मुझे कमजोर कहता है जो अपनी ताकत भी नहीं दिखा सकता, अपनी ताकत का दिखावा नहीं कर सकता। वहीं टीना, जो अभी डर से कांप रही थी, मेरी बातें सुनकर हैरान रह जाती है। जिस गुस्से वाले परिवार के बारे में सब बातें करते हैं, उनके पापा इतने अच्छे हैं। क्या ये सिर्फ एक नाटक है और वे बाद में बदला लेंगे? जल्दी ही मैं हॉस्पिटल के बाहर आ जाता हूँ। गाड़ी का पीछे का दरवाजा खोलता हूँ और अंदर बैठ जाता हूँ। बैठते ही मैं आगे बैठे लियो से कहता हूँ, लियो, 2 आदमियों को जैस्पर पर नजर रखने के लिए छोड़ दो। उसे कोई बेवकूफी मत करने देना। और उस लड़के के बारे में भी पता करो जिसने उसे पीटा था, और साथ ही टीना के परिवार के बारे में भी जानकारी निकालो। लियो थोड़ा रुकता है, फिर हाँ कहता है। समझ गया मिस्टर स्टर्लिंग, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ।
वह अपना फोन निकालता है और जल्दी से 2 कॉल्स करता है। जब वह काम कर रहा होता है तभी मेरे कानों में एक ठंडी आवाज आती है, जिद्दी बेटे को सही रास्ते पर लाया गया, कहानी बदल गई है, विलन पॉइंट्स प्लस 100 मिले हैं। हेरोइन टीना के दिमाग में आपकी बुरी छवि बदल गई है, किस्मत की लाइन में थोड़ा बदलाव हुआ है, विलन पॉइंट्स प्लस 300 मिले हैं, 10 लक पॉइंट्स वापस मिले हैं। क्या सिर्फ कुछ बातें बोलने से भी मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं? ये सोचते हुए मैं अपना पर्सनल स्टैट्स पैनल खोलता हूँ। लक के 10 पॉइंट्स बढ़ने के अलावा बाकी सब कुछ अभी भी बहुत कम है। सिस्टम, क्या इन स्टैट्स को बढ़ाया जा सकता है? सिस्टम बिना किसी इमोशन के जवाब देता है। लक को सिर्फ प्रोटैगनिस्ट से छीना जा सकता है। जब आपका लक उससे दुगना हो जाएगा तो आप उसे सीधे खत्म कर सकते हैं। समझ गया। और बाकी चीजों का क्या, जैसे शरीर की ताकत, चरिज्मा और ऐसी चीजें? प्लेयर विलन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके शॉप से ताकत बढ़ाने वाली चीजें खरीद सकता है। मेरी आंखें तुरंत चमक उठती हैं। मैं पैनल खोलता हूं और देखने लगता हूं। 1000 ईयर स्पिरिट हर्ब के लिए 500 पॉइंट्स, फाउंडेशन पिल के लिए 1000 पॉइंट्स। ये सब बहुत ही खास चीजें हैं और इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। मैं अभी कुछ नहीं खरीदता। सबसे जरूरी काम अभी 1000 पॉइंट्स बचाकर ड्रॉ खोलना है। वह ज्यादा अच्छा रहेगा। मिस्टर स्टर्लिंग, हम अभी उस लड़के के बारे में पता कर रहे हैं जिसने पीटा था, लेकिन टीना के बारे में सब कुछ पता चल गया है। उसी शाम माउंटेन रिजमॉन्ट के नीचे बने एक प्राइवेट विला में लियो दोनों हाथों से मुझे एक फाइल देता है। मैं फाइल लेता हूं और उसे जल्दी से देखता हूं। मैं हैरान हुए बिना नहीं रह सका। पैसे से सच में सारे काम हो जाते हैं। टीना सिर्फ एक इंटर्न डॉक्टर है जिसका परिवार बहुत आम है, फिर भी जो काम मैंने दोपहर को दिया था वह 3 आवर्स में पूरा हो गया। एक बार पूरा पढ़ने के बाद मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। मिस्टर स्टर्लिंग, क्या टीना में कोई खराबी है? लियो हैरान दिखता है। कुछ नहीं, अगर मैं समझाऊंगा तब भी तुम नहीं समझ पाओगे। मैं अपना हाथ हिलाता हूँ। जाओ आराम करो, अगर आज रात कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। लियो सिर झुकाता है और बाहर चला जाता है। इस बड़े से लिविंग रूम में अब सिर्फ मैं अकेला बचा हूँ। मैं सोफा पर बैठते हुए धीरे से बोलता हूँ, तो वह उन हीरोइंस में से एक है। ऐसी कहानियों में कभी भी सिर्फ एक हीरोइन नहीं होती। फाइल से पता चलता है कि टीना एक पुराने इलाज करने वाले परिवार से है और उसके दादा का क्रेस्टफर्ड सिटी में बड़ा नाम है। इसका मतलब मैं पक्का कह सकता हूँ कि हीरो एक छोटे गांव का डॉक्टर बनकर आया है। पुरानी कहानियों की तरह वह किसी छोटे से गांव से अचानक आता है, किसी रिश्तेदार से मिलने या फिर रिश्ता तोड़ने के लिए, और रास्ते में एक सुंदर लड़की को बचा लेता है। तभी तो सिस्टम ने मुझे गॉड टियर जहर और इलाज करने की ताकत दी है। इसका मतलब मुझे एक बड़े डॉक्टर से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। मजेदार है। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। सिर्फ उसकी सोच बदलने से मुझे 300 पॉइंट्स मिल गए। अगर मैंने सच में उसे अपना बना लिया तो क्या होगा? इसी बीच टीना अभी अभी स्टारसी हॉस्पिटल से अपनी ड्यूटी खत्म करके निकली है और वह बहुत थक चुकी है। लूकस, टीना बस आती ही होगी। डोनोवन फैमिली क्लिनिक के अंदर डॉक्टर मास्टर डोनोवन अपनी कुर्सी पर सीधे बैठे हैं। टीना ने अभी अपनी गाड़ी पार्क की ही थी कि उसे अंदर से अपने दादाजी की बहुत ही प्यार भरी आवाज सुनाई दी। दादाजी आज इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हैं? आखिर अंदर कौन आया है? टीना धीरे धीरे कदम बढ़ाती है और कमरे की तरफ सरकती है। अंदर चल रही बातचीत उसे साफ सुनाई देने लगती है। कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। यह एक जवान लड़के की आवाज थी जो बहुत आराम से बोल रहा था, लेकिन यह आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी। टीना का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह जल्दी से कमरे के अंदर चली गई। लिविंग रूम में 2 लोग बैठे थे। एक क्रेस्टफर्ड सिटी के मशहूर मास्टर डोनोवन थे और दूसरा एक आम कपड़ों में लड़का था जो कुर्सी पर आराम से दोनों हाथ सिर के पीछे रखकर लेटा हुआ था। टीना, तुम घर आ गई। इधर आओ, मैं तुम्हें एक दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ। ये लुकस है। इससे पहले कि दादाजी अपनी बात पूरी करते, दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। तुम? हमारा सच में कोई रिश्ता है? टीना का चेहरा हैरानी से भर गया, जबकि लुकस मजाकिया ढंग से मुस्कुराने लगा। मास्टर डोनोवन दोनों को हैरानी से देखने लगे। क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? टीना ने अपने दादाजी का हाथ पकड़ा और उन्हें कोने में ले गई। दादाजी, यह यहाँ क्या कर रहा है? उसने दादाजी की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। उसकी नजरें बस कुर्सी पर आराम से बैठे उस लड़के पर टिकी थी। दादाजी हैरान थे। लूकस मेरे पुराने उस्ताद के दोस्त का बेटा है। उसे शहर में कुछ काम है और वह कुछ दिन हमारे साथ रहेगा। क्या कोई दिक्कत है? बहुत बड़ी दिक्कत है। टीना ने बिना वक्त गंवाए सुबह जो कुछ भी हुआ था वह सब दादाजी को जल्दी से बता दिया। क्या क्या सच में ऐसा हुआ? मास्टर डोनोवन की दाढ़ी गुस्से से कांपने लगी। इस लड़के ने सच में स्टर्लिंग के बेटे का पैर तोड़ दिया। यह तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। अगर यकीन नहीं है तो इसी से पूछ लो। टीना ने काउच की तरफ इशारा किया। मास्टर डोनोवन घबराते हुए लूकस की तरफ घूमे। लूकस ने बिना किसी डर के आराम से कहा, पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया। हाँ, मैंने ही जैस्पर का पैर तोड़ा है। ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? मास्टर डोनोवन के पैर कांपने लगे और वह वहीं गिरने ही वाले थे। लूकस, स्टर्लिंग परिवार से पंगा लेना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। तुम कुछ वक्त के लिए क्रेस्टफर्ड से बाहर क्यों नहीं चले जाते? लूकस हंसा और बोला, मास्टर डोनोवन, आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। वह बस एक बिगड़ा हुआ लड़का है जो सिर्फ शराब, जुआ और लड़कियों के पीछे भागना जानता है। स्टर्लिंग परिवार चाहे जितना भी ताकतवर हो, वह मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। और अगर वह मुझे ढूंढते हुए आए तो मैं आपको इसमें नहीं घसीटूंगा। उसका मतलब साफ था। उसके लिए स्टर्लिंग परिवार कुछ भी नहीं था। वह पहाड़ से नीचे सिर्फ इसलिए आया था ताकि अपनी बचपन की मंगेतर को ढूंढ सके।
तो वह ऐसी छोटी सी बात पर डरकर कैसे भाग सकता था। यह सुनकर टीना का दिल घबरा गया। उसे नहीं पता था कि लूकस कितना ताकतवर है, उसे बस इतना पता था कि यह मुसीबत उसकी वजह से शुरू हुई है। अगर स्टर्लिंग परिवार ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गया तो सबसे पहले उसके परिवार पर आफत आएगी। शाम के ठीक 7 बजे मैं रिजमॉन्ट विला के हॉल में खड़ा होकर एक ठंडी सांस लेता हूँ। इतने बड़े घर में अकेला खड़ा रहना ऐसा लगता है जैसे किसी कब्र की रखवाली कर रहा हूँ। जब मैं ख्यालों में खोया हुआ था तभी अचानक मेरा फोन बजता है। मिस्टर स्टर्लिंग, फोन पर लियो की आवाज आती है। हमें वह लड़का मिल गया है जिसने आपके बेटे को चोट पहुंचाई थी। डेविड ने उसे अपनी आंखों से डोनोवन के क्लिनिक पर देखा है। वह डोनोवन के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। उनका रिश्ता काफी गहरा लगता है। अच्छा ठीक है, मैंने आम आवाज में कहा। क्या मैं डेविड से कहकर कुछ लोगों को इकट्ठा करूं और उसे सीधे उठवा लूं? लियो ने ठंडे ढंग से पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने उसे तुरंत रोका। जो ट्रेंड बॉडीगार्ड्स को हरा सकता है वह कोई आम दुश्मन नहीं है। तुम चाहे जितने भी आदमी ले जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। हमें उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं चलना है। वह लड़का बहुत चालाक है, ज्यादा लोगों से कुछ नहीं होगा। अभी के अभी जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ। रिपोर्ट? पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएं? लियो हैरान रह गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, पुलिस रिपोर्ट, मैंने आराम से कहा। हम कानून मानने वाले लोग हैं। मेरे बेटे का पैर तोड़ा गया है, रिपोर्ट लिखवाने में क्या बुराई है? दिमाग में बहुत से सवाल होने के बावजूद लियो ने फोन रखा और मेरा काम करने चला गया। दूसरी तरफ चीफ जेन को जैसे ही यह खबर मिली वह वहीं हैरान रह गए। उन्होंने बिना वक्त गंवाए तुरंत अपने लोगों को इकट्ठा किया। चीफ, क्या हुआ? ड्यूटी पर खड़ी ऑफिसर क्लोई, जो अपनी यूनिफॉर्म में बहुत होशियार और कॉन्फिडेंट लग रही थी, अपने बॉस का गुस्से वाला चेहरा देखकर तुरंत उनके पास आई। बहुत बड़ा मामला है, चीफ जेन ने जल्दी में कहा। क्लोई, तुम स्टर्लिंग ग्रुप के मिस्टर स्टर्लिंग को तो जानती हो ना? हाँ बिल्कुल, उन्हें कौन नहीं जानता। वह एक बड़े बिजनेसमैन और मीडिया स्टार हैं। अच्छा है, आज सुबह उनके बेटे का पैर तोड़ दिया गया है। हमें गुनहगार का पता चल गया है। तुम्हें अपनी टीम के साथ जाकर उसे पकड़ना है। ठीक है, मैं यह काम कर दूंगी। यह कहकर क्लोई ने अपनी फाइल साइड में रख दी। उसने तुरंत अपने लोगों को काम पर लगाया। एक टीम कैमरा चेक करने गई और दूसरी सीधे डोनोवन के क्लिनिक की तरफ निकल गई। उसी वक्त रिजमॉन्ट विला में मेरे दिमाग में एक आवाज आई। प्लेयर ने कहानी बदल दी है, जिसकी वजह से 30 लाख पॉइंट्स वापस ले लिए गए हैं। विलन पॉइंट्स 800 बढ़ गए हैं। विलन पॉइंट्स पूरे हो गए हैं। सिस्टम ड्रॉ खुल गया है। मैंने अपने दिमाग में धीरे से कहा। स्किल ड्रॉ पूरा हुआ। बधाई हो, प्लेयर को 10 साल की मार्शल आर्ट्स की ताकत मिल गई है। मैं थोड़ी देर के लिए रुका। क्या आजकल के लोग सच में अंदरूनी ताकत की प्रैक्टिस करते हैं? बिल्कुल सच है। प्लेयर को पता होना चाहिए कि हीरो इसी ताकत के दम पर जख्मी लोगों की जान बचाता है। हाँ, हीरो सच में बहुत बड़ा चीटर है। यह सोचकर मैंने दिमाग में कहा, क्लेम। अगले ही पल मेरे पेट से एक गर्म लहर निकली और मेरे पूरे शरीर में फैल गई। क्लेम कामयाब रहा। अंदरूनी ताकत मिल गई है। हड्डियां और मसल्स 20% बेहतर, ताकत 50% और लाइफ एनर्जी 30% बढ़ गई है। अरे वाह! मेरे पूरे शरीर में जैसे एक झटका लगा। मैंने अपनी मुट्ठी बंद की, मेरी मसल्स फड़कने लगी। मेरी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि मेरा स्टैट पैनल नया हो गया था। माना कि इस ड्रॉ में 1000 पॉइंट्स खर्च हुए, लेकिन यह ताकत मिलना किसी जैकपॉट से कम नहीं था। कम से कम अब मैं कमजोर तो नहीं रहा। हाँ, मेरे पास अभी भी जहर और इलाज करने की ताकत है। मैं खुश हो ही रहा था कि मुझे अचानक अपना काम याद आया और मैंने दीवार पर लगा बटन दबाया। फोर्ड, इधर आओ। फोर्ड, जो मेरा बटलर है, उसकी उम्र 50 साल के आसपास है और वह अभी भी बहुत तेजी से चलता है। वह आमतौर पर आगे के आंगन में बने एक छोटे घर में रहता है और पूरे विला का काम देखता है। छोटे मालिक, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? 2 मिनट से भी कम वक्त में मिस्टर फोर्ड मेरे सामने खड़े थे। मैंने उनके सिर के ऊपर लिखी लाइन पर एक नजर डाली। वफादारी 91%। यह सच में एक सच्चा और पुराना नौकर था जिसने स्टर्लिंग परिवार की 2 पीढ़ियों की सेवा की थी। ये पक्का करने के बाद कि कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक पेन उठाया और पूरे पन्नों पर कुछ लिखकर उन्हें दे दिया। इस लिस्ट में लिखी हुई सारी चीजें जितनी जल्दी हो सके तैयार कर दो। मिस्टर फोर्ड ने लिस्ट ली और उनका चेहरा पीला पड़ गया। 2 पैकेट चांदी की सुइयां, जहरीले कनखजूरे का रस, जहरीले बिच्छू का पानी, जहरीले सांप के दांत का पाउडर। छोटे मालिक, ये सब? सुइयां तो ठीक हैं, लेकिन बाकी सब तो जानलेवा जहर हैं। सवाल मत करो, मुझे इनका काम है। ठीक है, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। मिस्टर फोर्ड ने सिर झुकाया और बाहर चले गए। मैं वापस काउच पर बैठ गया। यह चीजें सुनने में डरावनी लगती हैं, पर मेरे लिए यह बस आम चीजें हैं। मैंने रोशनी से चमकते हुए इस बड़े घर को देखा। काम तो हो गया था। अब मैं बहुत बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा मजा किया जाए। उसी वक्त डोनोवन परिवार के घर के बाहर पुलिस की नीली रोशनी चमकने लगी। लूकस अभी अभी खाना खाकर नीचे घूमने जा रहा था। वह सीधे क्लोई के सामने जा पहुंचा, जो गाड़ी से उतर रही थी। उसे देखकर लूकस की आंखें चमक उठीं। उसे इस तरह घूरते देखकर क्लोई ने गुस्से में अपनी भौवें सिकोड़ ली। उसका चेहरा फोटो से बिल्कुल मिलता देखकर वह 2 पुलिस वालों के साथ सीधे उसके पास गई। नाम क्या है? लूकस बेशर्मी से मुस्कुराया। ऑफिसर, आप मुझसे पूछ रही हैं? और कौन? क्या यहाँ कोई दूसरा खड़ा है? उसका यह ढंग देखकर क्लोई को और गुस्सा आया। उसे नहीं पता था कि यह किसी हीरो की कहानी की शुरुआत जैसा था। मेरा नाम लूकस है।
ऑफिसर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? किसी ने तुम्हारे खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट लिखवाई है। हमारे साथ चलो, तुमसे पूछताछ करनी है। लूकस हैरान रह गया। ये क्या? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, दोनों पुलिस वाले दोनों तरफ से आगे बढ़े। रुकिए ऑफिसर, क्या आपको पक्का पता है कि मैं ही वह आदमी हूँ? उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखने लगी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? हमारे साथ चलो। क्लोई ने उसे बोलने का कोई मौका नहीं दिया और अपनी बात खत्म करते ही उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। पुरानी कहानी के हिसाब से इस खूबसूरत और होशियार पुलिस ऑफिसर को बाद में एक जरूरी कैरेक्टर के रूप में आना था, लेकिन अब क्योंकि मैंने कहानी बदल दी थी, इसलिए सब कुछ बदल गया और लूकस उससे बहुत पहले ही मिल गया। इस वक्त तक लूकस की ना तो कोई पहचान थी, ना बड़े लोगों से रिश्ते थे और ना ही कोई नाम था। उसका साथ देने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह पुलिस के सामने अपनी ताकत का दिखावा नहीं कर सकता था और इसी वजह से मुझे ढेरों विलन पॉइंट्स मिल रहे थे। सड़क पर ही पकड़े जाने के बाद लूकस ने अपनी भौवें सिकोड़ी और कुछ सोचने लगा। कुछ सेकंड्स के बाद उसने पंगा ना लेने का फैसला किया। पुलिस वालों को परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चलूंगा। क्या लूकस को पकड़ कर ले गए? मास्टर डोनोवन यह खबर सुनकर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। हाँ दादाजी, टीना ने जल्दी से कहा। मैं बस शॉपिंग के लिए निकलने ही वाली थी कि मैंने देखा पुलिस ने उसे रोका और अपने साथ ले गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मास्टर डोनोवन घबरा गए। टीना, जल्दी करो, मेरे साथ अभी पुलिस स्टेशन चलो। टीना को यह थोड़ा ज्यादा लगा, पर थोड़ा सोचकर उसने हाँ कह दिया। क्लोई ने लूकस को पकड़ लिया है, यह खबर हवा की तरह फैल गई। कुछ ही मिनट्स में चीफ जेन को भी पता चल गया। मामले को संभालने के लिए उन्होंने तुरंत लियो को फोन किया। मैं इतना बोर हो रहा था कि दीवार की दरारें गिन रहा था। जैसे ही मैंने यह सुना, मैं तुरंत खुश हो गया। मैंने बिना वक्त गंवाए लियो को फोन किया और हम सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गए। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला, कुछ जवान पुलिस वाले मेरे पास आए और बोले, नमस्ते मिस्टर स्टर्लिंग। हाँ, आप सभी की मेहनत के लिए शुक्रिया। मैंने आम आवाज में हाथ हिलाया। यह देखकर पुलिस वाले हैरान रह गए। इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद उनमें बिल्कुल घमंड नहीं था। मिस्टर स्टर्लिंग, कृपया इस तरफ आइए। एक ऑफिसर ने जल्दी से रास्ता दिखाया। यह देखकर मैं और लियो आराम से उनके पीछे चलने लगे। तो तुम मान रहे हो कि यह तुमने किया है? लूकस मुस्कुराया और बोला, मना करने से क्या होगा? मैंने किया है तो मैं मानता हूँ। क्लोई गुस्से में अपने दांत पीसने लगी। इस लड़के ने किसी को बचाने के लिए मारपीट की थी, लेकिन उसने बहुत बुरी तरह मारा था और अब वह ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं है। उसका यह ढंग देखकर क्लोई का खून खौल उठा। तभी मैंने इंटेरोगेशन रूम का दरवाजा खोला और अंदर गया। जैसे ही मेरी नजर क्लोई के चेहरे पर पड़ी, मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। इस ऑफिसर का रंग बहुत साफ था, चेहरा किसी तस्वीर जैसा खूबसूरत था और फिगर बहुत ही शानदार था। पुलिस वालों में वह सबसे अलग और बेहद खूबसूरत थी और सबसे जरूरी बात यह थी कि वह हीरो से सवाल जवाब कर रही थी। अरे यार, क्या ये कोई हीरो की खास लड़की नहीं लग रही? मुझसे गलती से हीरो को एक और लड़की से मिलवाना हो गया। मैं टीना से विलन पॉइंट्स लेने में इतना खोया हुआ था कि भूल ही गया कि ऐसी कहानियों में हमेशा एक खूबसूरत पुलिस वाली होती है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं 10,000 पॉइंट्स के लिए भी पुलिस को नहीं बुलाता। सिस्टम, इस लड़के की किस्मत आखिर कितनी मजबूत है। मैं अंदर ही अंदर चिल्लाया। टारगेट को स्कैन किया जा रहा है। नाम लूकस लेन, लक पॉइंट्स 3,753 पॉइंट्स। पक्का हो गया है कि यही हीरो है। ये देखकर मैं हैरान रह गया। 3,700 से ज्यादा। मेरे पास तो इसका एक हिस्सा भी नहीं है। मैंने हार मान ली। मैं पूरी तरह हार गया। जैसे ही क्लोई ने मुझे अंदर आते देखा, वह और उसके साथी सीधे खड़े हो गए। क्या आप मिस्टर स्टर्लिंग हैं? हाँ, मैं ही हूँ। मेरा लूकस को देखने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए मैं सीधे क्लोई की तरफ घूमा। ऑफिसर क्लोई, आपको पता है ना मैं यहाँ क्यों आया हूँ? हाँ, समझ गई। क्लोई ने सिर हिलाया। मिस्टर स्टर्लिंग, क्या हम कहीं और चलकर बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मुझे तुरंत हाँ कहते देख क्लोई थोड़ा आराम से बात करने लगी। वह मुझे एक ऑफिस में ले गई। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गया। मिस्टर स्टर्लिंग, हमें पता चल गया है कि आज सुबह क्या हुआ था। शुरुआत आपके बेटे की तरफ से ही हुई थी। क्लोई ने जो कुछ भी पता चला था वह सब बताया। बस यही बात थी। मिस्टर स्टर्लिंग, अब आप इस मामले को कैसे सुलझाना चाहते हैं? अपनी बात खत्म करके क्लोई ने चुपके से मेरी तरफ देखा, जैसे वह देखना चाहती हो कि मेरा क्या रिएक्शन है। कमरे में थोड़ी देर खामोशी रही, फिर मैंने धीरे से कहा, आपने जो पता लगाया है वह बिल्कुल सही है और मेरा चेहरा मत देखिए। कानून के हिसाब से जो सही है वही कीजिए। मैं कानून मानने वाला आदमी हूँ, मुझे बस इंसाफ चाहिए। यह सुनकर क्लोई थोड़ी हैरान हुई। मामला उतना बड़ा नहीं था और क्रेस्टफर्ड सिटी में मेरी पहचान को देखते हुए इसे दबाना बहुत आसान था। यह सोचकर क्लोई ने कहा, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका यह है कि दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर बात कर लें। अगर आपस में मामला सुलझ जाए तो सबसे आसान होगा। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और मैं हंस पड़ा। ऑफिसर क्लोई, आप ही बताइए, हम आपस में कैसे बात करेंगे? क्या मैं एक बड़ा होकर उस लड़के के साथ बैठकर पैसे के बारे में बात करूं? क्लोई चुप हो गई। सही बात थी, इतने अमीर आदमी को लूकस के पैसों से क्या लेना देना होगा। ठीक है, अब इस बारे में और बात नहीं करते। मैं सीधे खड़ा हो गया। अब इस मामले को मेरा लॉयर देखेगा। क्लोई को चुप देखकर मैं वहां से जाने लगा। लूकस जैसे लड़के को कुछ दिन के लिए जेल में रखना ही मेरे लिए सुकून की बात थी।
तो बस यही बात है। मुझे कुछ और काम भी हैं, इसलिए मैं चलता हूँ। आज के लिए शुक्रिया। मैंने बहुत ही प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ाया। नहीं नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। क्लोई थोड़ी हैरान हुई और उसने मुझसे हाथ मिलाया। उस वक्त मैंने महसूस किया कि उसका हाथ कितना ठंडा और नरम था, कितना अजीब था। वह मुझे अपने ड्राइवर के साथ स्टेशन से जाते हुए देख रही थी। क्लोई हैरान थी। अगर उसे पता था कि लूकस पकड़ा गया है तो उसे हम पर दबाव बनाना चाहिए था। वह खुद यहाँ क्यों आया? इंटरोगेशन रूम में लूकस मुझसे लड़ने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन मैंने अंदर आकर उसकी तरफ देखा तक नहीं। उस वक्त लूकस गुस्से से लाल पीला हो गया। एक दिन मैं पूरे स्टर्लिंग परिवार को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। किसी मर्द के लिए इग्नोर किया जाना सबसे बड़ी बेइज्जती होती है, और इस बात ने उसके अंदर गुस्से की आग भड़काई थी। स्टेशन के बाहर मैं अभी गया नहीं था, तभी एक आम सी गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें से दो लोग उतरे और मैंने उनमें से एक को पहचान लिया। अरे, हमारा रिश्ता तो सच में बहुत गहरा है। हम पुलिस स्टेशन में भी मिल गए। गाड़ी में बैठने के बजाय मैं मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ा। मिस्टर मिस्टर स्टर्लिंग, नमस्ते। टीना ने जैसे ही मुझे देखा, उसका चेहरा उतर गया और उसकी आवाज कांपने लगी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे कोई भूत देख लिया हो? मैंने अपनी आंखें थोड़ी छोटी करके मजाक में पूछा। मिस्टर स्टर्लिंग, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं डोनोवन हूँ। टीना को चुप देखकर मास्टर डोनोवन ने आगे बढ़कर झुकते हुए मुस्कुराकर कहा। डोनोवन, मैंने धीरे से हंसते हुए कहा, मैं आपको जानता हूँ। आप क्रेस्टफर्ड के मशहूर डॉक्टर हैं। मैंने सुना है आपका इलाज बहुत बढ़िया होता है। मिस्टर स्टर्लिंग, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। डोनोवन ने जल्दी से अपना सिर झुकाया। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने आपका नाम बहुत पहले सुना था। वैसे आप यहाँ किस काम से आए हैं, मास्टर डोनोवन? यह सवाल मैंने जानबूझकर पूछा था, लेकिन इस सवाल से डोनोवन घबरा गया। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मुझे नहीं पता कि लूकस का उससे क्या रिश्ता है। एक तरह से मैं उसकी वफादारी चेक कर रहा था। डोनोवन ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को समझने में गुजारी थी। वह तुरंत समझ गया और बोलने लगा। मिस्टर स्टर्लिंग, मुझे सच में बहुत अफसोस है। मुझे आज रात ही पता चला कि लूकस का आपके बेटे के साथ झगड़ा हो गया है। लूकस अभी नया नया क्रेस्फर्ड सिटी आया है और यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानता। गुस्से में उससे गलती हो गई। प्लीज बड़ा दिल दिखाइए और उसे इस बार छोड़ दीजिए। डोनोवन सच में बहुत चालाक है। उसकी बातों के कई मतलब हैं। पहले तो उसने कहा कि उसे अभी पता चला, ताकि वह खुद को इस सब से अलग कर सके और दिखा सके कि उसने लूकस को पहले से नहीं बताया था। फिर यह कहना कि लूकस अभी नया आया है, इसका मतलब है कि उनका रिश्ता कोई गहरा नहीं है, बस पुरानी पहचान है। वह यहाँ माफी मांगने आया है, लेकिन इतने आराम से बात कर रहा है जैसे हार मान रहा हो। वह खुद को बचा भी रहा है और किसी को गुस्सा भी नहीं दिला रहा। एक तीर से तीन शिकार। मैंने उसकी चाल देख ली। मैं मुस्कुराता हूँ। मास्टर डोनोवन, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। मैं, केन स्टर्लिंग, बस एक ईमानदार बिजनेसमैन हूँ। मेरे बेटे को पीटा गया है। मैं तो बस पुलिस को बुला सकता हूँ। और आप चाहते हैं कि मैं इस बात को जाने दूं? एक कानून मानने वाले नागरिक के रूप में मुझे सरकारी कामों में बीच में आने का क्या हक है? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जिसकी भी गलती होगी उसे सजा मिलेगी। मेरे बेटे ने यह शुरू किया था। मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगा और न ही किसी और पर अपना गुस्सा निकालूंगा। जहां तक मेरे बेटे और उस लूकस के झगड़े की बात है, मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस वाले इसका फैसला सही से करेंगे। क्या आपको नहीं लगता? मास्टर डोनोवन इसके जवाब में एक शब्द भी नहीं बोल पाते। यह देखकर मैं अपना हाथ हिलाता हूँ। ठीक है, मुझे और भी काम है। अपना ख्याल रखना। बोलने के बाद मैं उन्हें देखकर अपना सिर हिलाता हूँ। मैं घूमता हूँ और कार की पीछे वाली सीट पर बैठ जाता हूँ। बिल्कुल साफ बात, कोई समझौता नहीं। लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले मेरे चेहरे पर जो चालाकी भरी मुस्कुराहट आई, उसे किसी ने नहीं देखा। इस मामले को दबाकर खत्म करना चाहते हैं? वह बूढ़ा आदमी बहुत मासूम है। मैंने आखिरकार उस लड़के को जेल में बंद करवा दिया है। मैं उसे इतनी आसानी से बाहर नहीं आने दूंगा। लियो, वकील डीन को फोन करो। यह केस उन्हें दे दो। कोई भी तरीका ढूंढो ताकि इस लड़के को जेल के अंदर डाला जा सके। समझ गया मिस्टर स्टर्लिंग। हालांकि लियो सोचने लगता है कि बॉस इस मामले के लिए कानूनी रास्ता क्यों चुन रहे हैं। यह खबर वकील डीन तक जल्दी ही पहुंचती है। पूरी कहानी सुनने के बाद वह अपनी जांघ पर हाथ मारता है और कहता है कि लूकस इस बार पक्का जेल जाएगा। हाँ, जैस्पर की गलती थी कि उसने पहले हाथ उठाया, लेकिन लूकस ने बहुत ज्यादा बेरहमी दिखाई। जैस्पर ने मुश्किल से एक मुक्का मारा था और लूकस ने उसे लात मारकर कई गज दूर फेंक दिया। बॉडीगार्ड्स को हराना ही काफी नहीं था। उसने आगे बढ़कर जैस्पर के पैर की हड्डी के 2 टुकड़े कर दिए। इस तरह का हमला साफ दिखाता है कि उसके दिल में बिल्कुल भी रहम नहीं था। सबूत बिल्कुल सामने हैं। हर एक चीज सही जगह पर है। अगर वह उस लड़के को जेल नहीं भेज सका तो उसे सच में अपना काम छोड़ देना चाहिए। जब मैं घर पहुंचता हूं तो रात के 9 बज चुके होते हैं। इससे पहले कि मैं सोफा पर बैठता, डोरबेल बजती है। फिर मिस्टर फोर्ड की आवाज आती है। छोटे मास्टर, मिस मनरो आई हैं। मैंने थोड़ा सोचा, उन्हें अंदर आने दो। मिया तेजी से अंदर आती है। वह मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी मिया मनरो है। हालांकि सब उसे बस मिया कहते हैं। काले बाल जो एक बन में बंधे हैं, काले फ्रेम का चश्मा, सफेद ब्लाउज और काली स्कर्ट, स्टॉकिंग्स और हील्स पहने वह बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अंदर आती है। वह लिविंग रूम में रुकती है। उसकी आवाज में इज्जत है। मैं उसे एक बार देखता हूँ और धीरे से सिर हिलाता हूँ। बैठो। इस शरीर की असली पत्नी के जाने के बाद उसकी कुछ और सहेलियां भी थीं, लेकिन मिया उनमें से कभी नहीं थी। क्या इसलिए क्योंकि वह सुंदर नहीं थी? नहीं, असली बात यह है कि यह औरत कुछ भी संभाल सकती है।
कंपनी उसके बिना नहीं चल सकती। केन स्टर्लिंग चाहे कितना भी लापरवाह क्यों न हो, वह थोड़ी देर के मजे के लिए अपने सबसे बड़े सहारे को खराब नहीं करता। मिस्टर स्टर्लिंग, मैं आपको कल के स्केड्यूल और बाकी कामों के बारे में बता देती हूँ। मैं सिर हिलाता हूँ। आज की मीटिंग कामों की वजह से आगे बढ़ा दी गई थी। अब वह कल सुबह 10 बजे होगी। साथ ही सलीवन कॉर्पोरेशन के मिस्टर सलीवन ने आपको कल शाम 5 बजे इंपीरियल होटल में डिनर पर बुलाया है ताकि पार्टनरशिप के बारे में बात की जा सके। यह रहा स्केड्यूल। क्या आप देखना चाहेंगे? वह मुझे एक कागज देती है। मैं थोड़ा थका हुआ हाथ हिलाता हूँ। जरूरत नहीं है, बस सब ठीक से तैयार कर लो। जी मिस्टर स्टर्लिंग, वेस्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की एक फाइल भी है। वह मुझे काम के बारे में बताती रहती है और लगभग 1 घंटे बाद वहां से जाती है। और इस तरह इस नई दुनिया में आने के बाद सीईओ के रूप में मेरा पहला दिन आखिरकार खत्म होता है। अगली सुबह मैं बिल्कुल सही समय पर कंपनी पहुंचता हूं, सब कुछ ठीक करने के लिए तैयार। इस बीच पुलिस स्टेशन में रात बिताने के बाद लुकस को पता चलता है कि वह सच में जेल जा सकता है। वह हैरान रह जाता है। सुबह सुबह वकील डीन आता है और 2 आरोप बताता है, जरूरत से ज्यादा बचाव और जानबूझकर हमला करना। दोनों मिलाकर कम से कम 2 से 3 साल की जेल हो सकती है। लुकस की आंखें ठंडी हो जाती हैं। स्टर्लिंग परिवार के खिलाफ दुश्मनी अब उसके दिल में बैठ गई है, लेकिन वह चाहे जितना भी गुस्सा करे, उसे अभी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। लुकस, मुझे सच में बहुत अफसोस है। मास्टर डोनोवन का चेहरा पछतावे से भरा है। यह आपकी गलती नहीं है। मैंने हालात को गलत समझा। लुकस इस बात को टाल देता है, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल ठीक नहीं है। स्टर्लिंग परिवार मुझे जेल भेजना चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही यह ख्याल आता है, उसके दिमाग में कई प्लान्स चलने लगते हैं। लुकस की आंखों में बदलाव देखकर मास्टर डोनोवन बोलते हैं, लुकस, तुम जो भी मांगोगे मैं मना नहीं करूंगा। लुकस होश में आता है और मुस्कुराता है। असल में एक काम है। मुझे आपसे एक जगह जाने के लिए कहना है। मास्टर डोनोवन थोड़ा हैरान होकर अपनी भौहें चढ़ाते हैं। इससे पहले कि वह कुछ पूछते, लुकस अपने गले से एक जेड पेंडेंट निकालता है। प्लीज इसे मेरे लिए किसी को दे दीजिए। डिंग। प्रोटैगनिस्ट पर कामयाबी से केस दर्ज हो गया है। कहानी में थोड़ा बदलाव हुआ है। विलन पॉइंट्स प्लस 300, लक पॉइंट्स वापस मिले 20। मैं सिस्टम नोटिफिकेशन को देखता हूं और थोड़ा सोचता हूं। बस 300? पहले पुलिस को बुलाने पर मुझे 800 मिले थे। वकील रखने पर बस इतने ही मिले। मैं अपना सिर झटकता हूं और जाने देता हूं। यह चीजें मेरे बस में नहीं है। बस आगे बढ़ते रहो। इस बीच मैं अपनी सेक्रेटरी मिया के साथ कंपनी के अंदर जा रहा हूं। मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के सीधा देखते हुए आगे बढ़ता हूं। मिया मेरे साथ चलती है, अपना फाइल बैग पकड़े हुए, और मुझे आज की मीटिंग के बारे में लगातार बताती रहती है। बोलते हुए वह चुपके से अपने साथ चल रहे आदमी को देखती है, जो लंबा और सीधा खड़ा है, जिसके चेहरे पर एक अलग ही रोब और शांति है। ऐसा आदमी उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके दिल में यह एक बिल्कुल परफेक्ट मर्द है। अफसोस की बात है कि वह एक आम परिवार से है और उसके जैसे बड़े अमीर आदमी से बहुत दूर है। वह इस प्यार को सिर्फ अपने दिल में दबा कर रख सकती है, सपनों में भी नहीं सोच सकती। हे केन, तुम आखिरकार आ गए। स्टर्लिंग टावर की 88वीं फ्लोर। जैसे ही एलिवेटर खुलता है, एक आदमी सूट पहने कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे पर खड़ा है। उसके बाल चमक रहे हैं और वह मुस्कुराते हुए आवाज देता है। स्टर्लिंग परिवार के 4 बच्चे हैं और हर एक बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ा मार्कस 10 साल से ज्यादा तक फौज में था। वह शांत स्वभाव का है, उसे बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह सुकून के लिए बस कुछ होटल संभालता है। तीसरा रायन, अपने नाम की तरह ही है। उसे ट्रेनिंग का जुनून है, गुस्से वाला है और वह जिम, मार्शल आर्ट्स डोजो और नाइट क्लब चलाता है। सबसे छोटी विवियन विदेश की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री लेकर वापस आई है। वह बहुत तेज है और परिवार के सारे विमेन्स ब्रांड्स को बहुत अच्छे से संभालती है। और मैं दूसरा हूँ, बचपन से ही बिजनेस का दिमाग रखने वाला। पिताजी ने पूरा बिजनेस मेरे हाथ में दे दिया। इस जगह पर कोई पूछ सकता है, क्या बाकी भाई बहनों को जलन नहीं होती? बिल्कुल नहीं। कहानियों के हिसाब से अमीर परिवारों में एक बात होती है, वे लोहे की तरह एक साथ खड़े रहते हैं। एक को हाथ लगाओ तो पूरा परिवार आ जाता है। एक को चोट पहुंचे तो पूरा खानदान गुस्से में आ जाता है। यह कोई नाटक नहीं है, यह बस उनका नियम है। रायन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इन्विटेशन देने आया हूँ। रायन आराम से एक सोने के रंग का कार्ड निकालता है। मैं 2 हफ्ते में शादी कर रहा हूँ। केन, तुम्हें आना ही होगा। मैं इसे फैमिली डिनर के लिए बचाने वाला था, लेकिन मुझे लगा तुम भूल जाओगे। शादी? मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ। इतना अचानक? अचानक? मैं 38 साल का हूँ। शादी करना कोई जल्दबाजी नहीं है। रायन बिना किसी चिंता के मुस्कुराता है। ठीक है केन, तुम्हें भी अब जल्दी करनी चाहिए। उसकी नज़र मेरे साथ खड़ी मिया पर जाती है। मैं तुम्हारी और मिस मॉनरो की शादी में पीने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं वहीं रुक जाता हूँ, बिल्कुल हैरान। मिया का चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, जैसे उसके कान गर्म हो गए हों। क्या तुम एक बार भी सीरियस हो सकते हो? मैं गुस्से में उसे घूरता हूँ। यह आदमी लगभग 40 साल का है और अभी भी मेरा मजाक उड़ाता है। रायन हंसते हुए मेज पर हाथ मारता है, उसे बहुत मजा आ रहा है। थोड़ी और बातें करने के बाद रायन इनविटेशन मेरे हाथ में देता है, लंच छोड़ता है और चला जाता है। रायन के जाने के बाद स्टर्लिंग की मीटिंग शुरू होती है। मेज के आसपास बड़े बड़े लोग बैठे हैं और जब मैं बोलता हूं तो सब शांति से सुनते हैं। मुझे अंदर से एक सुकून महसूस होता है। मीटिंग कोई मुश्किल नहीं थी। कौन सी जमीन का काम रुका हुआ है, किस काम में और पैसे लगाने हैं,
कहाँ पर बात करनी है। पुरानी यादों की मदद से और मिया के साथ होने से ये सारे काम आराम से हो जाते हैं। लेकिन मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब से रायन ने वो बात कही थी, मिया मीटिंग के दौरान अपने काले चश्मे के पीछे से मुझे चुपके से देख रही थी। शाम के 3 बजे क्रेस्टफर्ड सिटी के सलीवन घर में परिवार के मुखिया हावर्ड सलीवन अपने विला के लिविंग रूम में खड़े हैं। उनका चेहरा चिंता में है। वह सोफा पर बैठे अपने पिताजी को हैरानी से देखते हैं। पिताजी, इस जेड पेंडेंट का मालिक कौन है? क्या वह सच में इस लायक है? क्या उसके लिए स्टर्लिंग परिवार से दुश्मनी लेना सही है? यह सही है या नहीं, यह तय करना मेरा काम नहीं है। बूढ़े मिस्टर सलीवन धीरे से अपने हाथ में जेड पेंडेंट को घुमाते हैं। इसका आकार अजीब है, समझ नहीं आता। उनकी आवाज धीमी है लेकिन पक्की है। यह एक वादा है जो मैंने बहुत पहले किया था। जब मैं मुश्किल में था और दुश्मनों से भाग रहा था, तब उस लड़के के गुरु ने मेरी जान बचाई थी। फिर भी आप अकेले ही एलेना की शादी किसी भी अनजान लड़के से करने का फैसला नहीं कर सकते, है ना? हावर्ड आह भरता है। अगर एलेना को पता चला तो वह पूरा घर सिर पर उठा लेगी। घर सिर पर उठा लेगी? इसमें क्या गलत है? बूढ़े मिस्टर सलीवन गुस्से में कहते हैं। उस आदमी के चेले की मंगेतर बनना उसकी खुशकिस्मती है। लोग ऐसी किस्मत के लिए तरसते हैं। उसे किस बात की शिकायत है? दादाजी, पिताजी, आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? एक साफ और प्यारी आवाज अचानक बीच में आती है। एक लड़की सुंदर ड्रेस पहने अंदर आती है। एलेना सलीवन, हावर्ड की अकेली बेटी, 24 साल की, 5 फुट 5 इंच लंबी, काले सीधे बाल जो उसके कंधों पर घिर रहे हैं और एक शांत सुंदर चेहरा जिसे देखकर कोई अपनी नजर नहीं हटा सकता। एलेना, तुम यहाँ कैसे आई? उसे दरवाजे पर देखकर हावर्ड वहीं रुक जाता है। उसने इस बारे में उसे एक शब्द भी नहीं बताया था। मैं यहाँ कुछ फाइल्स भूल गई थी, उन्हें लेने आई हूँ, एलेना कहती है। कि नजर अपने पिताजी पर जाती है। पिताजी, मैंने अभी मंगेतर के बारे में कुछ सुना। वह अजीब लगा। हावर्ड और ज्यादा परेशान हो जाता है। उसकी उंगलियां अपने आप उसकी पैंट्स को छूने लगती हैं। थोड़ी देर के लिए छुपा सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। जब उसने सुन ही लिया है तो सब बता देना चाहिए। बूढ़े मिस्टर सलीवन अपना हाथ हिलाते हैं। उनकी आवाज पक्की है। बचपन की तय की गई शादी एक गुस्से वाली लड़की के साथ। यह कहानी बहुत पुरानी है। कहानियों के हिसाब से यह शांत फीमेल सीईओ इसे कभी मंजूर नहीं करेगी। इसके बाद बूढ़े मिस्टर सलीवन प्रोटैगनिस्ट को कंपनी में काम पर रख लेंगे। उसे ड्राइवर या पर्सनल बॉडीगार्ड बना देंगे। फिर प्रोटैगनिस्ट अपनी ताकत से बार बार उसकी जान बचाएगा और वह गुस्से वाली लड़की धीरे धीरे उससे प्यार करने लगेगी। और वैसा ही हुआ। जैसे ही एलेना ने यह सुना, वह गुस्से में आ गई। मैं घर नहीं आ रही हूँ। वह अपनी फाइल्स पकड़ती है और बाहर चली जाती है। दरवाजा बहुत जोर से बंद होता है। बूढ़े मिस्टर सलीवन आह भरते हैं। हावर्ड बस मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला सकता है। लेकिन बूढ़े मिस्टर सलीवन दिल से जानते हैं, वक्त आने पर उनकी पोती को उस लड़के से प्यार हो ही जाएगा। मियाँ, हमारे पास कितना कैश बचा है? डिनर पर बिजनेस की बात करना बहुत पहले से चला आ रहा है। इसलिए मियाँ ने स्टर्लिंग और सलीवन की मीटिंग शाम के 5 बजे रखी, लगभग 6 बिलियन के आसपास। मैं अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरता हूँ और सिर हिलाता हूँ। इतना काफी है। मिस्टर स्टर्लिंग, क्या आपको इन पैसों की जरूरत है? अगर हाँ, तो मैं अभी ट्रांसफर का इंतजाम कर सकती हूँ। जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रहा था। जाओ मीटिंग की तैयारी करो। मेरे लिए अभी परिवार का बिजनेस संभालना ही काफी है। किसी और काम में क्यों पड़ना? प्रोटैगनिस्ट को धोखा देने से ज्यादा जल्दी पैसा किसी और काम में नहीं बनता। शाम के 5 बजे मैं मिया के साथ सीधा इंपीरियल होटल जाता हूँ। जैसे ही हम पहुंचते हैं, एक सूट पहना आदमी तेजी से आगे आता है। हेलो मिस्टर स्टर्लिंग, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मैनेजर ग्लेन। मिस्टर सलीवन पहले से ही प्राइवेट रूम में इंतजार कर रहे हैं। आगे चलो। वे रास्ता पार करते हैं और जल्दी ही सबसे ऊपर वाले प्राइवेट रूम में पहुंच जाते हैं। हाँ हाँ, मिस्टर स्टर्लिंग आ गए। आइए आइए। हेलो अंकल स्टर्लिंग। ओह, क्या यह एलेना है? मैं उसे ऊपर से नीचे तक देखता हूँ। तुम कितनी लंबी हो गई हो। चलो मैं तुम्हें गले लगा लूं। ये शब्द मेरे मुंह से निकलने ही वाले थे, लेकिन मैंने खुद को सही समय पर रोक लिया। दोनों परिवार क्रेसफर्ड के सबसे बड़े अमीर हैं, इसलिए वे एक दूसरे को जानते हैं। रिश्ता बहुत गहरा नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है। सलीवन का असली बिजनेस घर के सामान बनाना है और इस काम में उनका बड़ा नाम है। यह पार्टनरशिप एक जमीन के टुकड़े को लेकर है। मामला थोड़ा उलझ गया था। सलीवन जमीन के काम में हाथ नहीं डालते। उनका ज्यादा पैसा सामान बनाने में लगा है, लेकिन उनकी पहचान बहुत दूर तक है। इसलिए दोनों परिवारों ने मिलकर जमीन लेने का फैसला किया, जिसमें स्टर्लिंग काम संभालेंगे। सलीवन कोई पैसा नहीं लगाएंगे, बस अपना हिस्सा लेंगे। ड्राइवर और बॉडीगार्ड्स के अलावा सलीवन परिवार से 3 लोग आए थे। हावर्ड, उनकी बेटी एलेना और उनकी एक सेक्रेटरी। जैसे ही मेरी नजर एलेना पर पड़ती है, मैं एक सेकंड के लिए रुक जाता हूँ। ये लड़की बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसकी आंखें ठंडी झील की तरह शांत हैं, बिल्कुल एक गुस्से वाली सीईओ जैसी। पहले एक नरम दिल नर्स थी, फिर एक गुस्से वाली पुलिस वाली, और अब यह लड़की आई है। कहीं ये भी कोई हीरोइन तो नहीं है? जब तक किसी हीरोइन का रिश्ता प्रोटैगनिस्ट के साथ गहरा नहीं होता, तब तक विलन को फायदा नहीं मिलता। वह अभी बस एक आम लड़की लग रही है, इसलिए मैं सीधे नहीं जान सकता कि हीरोइन कौन है, बस अंदाजा लगा सकता हूँ। अभी के लिए एलेना सही लग रही है, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता। दोनों बॉस ऊपर ऊपर से अच्छी बातें करते हैं, जबकि मिया और लिली नाम की सेक्रेटरी बाकी कामों को संभालती है। मिस्टर स्टर्लिंग, मैंने सुना कि कल आपके बेटे का किसी से झगड़ा हो गया था और वह हॉस्पिटल में है।
क्या ये सच है? इससे पहले कि कोई खाना शुरू करे, हावर्ड बात को जांचने के लिए बोलते हैं। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था। मेरे बेटे की गलती पहले थी, लेकिन दूसरी तरफ वाले ने बहुत जोर से मारा, सीधा नाजुक जगह पर। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। मैंने पुलिस को बता दिया है। वह लड़का अभी जेल में है। हीरोइन एलेना की सोच प्लेयर के बारे में बदल गई है। विलन पॉइंट्स प्लस 100, लक पॉइंट्स प्लस 10। मैं अपनी भौं चढ़ाता हूँ। ये क्या है? बस कुछ बातों से ही उसकी सोच बदल गई। मैं अपने आप मेरे साथ बैठी एलेना को देखता हूँ और वह भी मुझे ही देख रही होती है। हम दोनों की आंखें मिलती हैं। अजीब बात है कि उसके गाल थोड़े लाल हो गए। कुछ अजीब महसूस करते हुए वह जल्दी से बात को संभालती है। अंकल स्टर्लिंग, मैंने हमेशा सुना था कि आपने अपने बेटे को बहुत बिगाड़ रखा है और उसे कुछ भी करने देते हैं, लेकिन आज आपको देखकर लगता है कि वह सब बस अफवाहें थीं। हाँ हाँ एलेना, तुम्हें बात करना अच्छे से आता है। मैं हंसता हूँ, लेकिन तुम थोड़ी गलत हो। असल में वे अफवाहें पूरी तरह झूठ नहीं हैं। इस जगह पर मेरा चेहरा सीरियस हो जाता है। जब मैं जवान था, मेरा पूरा ध्यान बिजनेस पर था। मेरे पास बच्चों के लिए वक्त नहीं था। जैस्पर का आधा गुस्सा मेरी वजह से ही है, क्योंकि मैंने उसे बिगाड़ा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में मुझे समझ आया है, अब से मुझे उसे सुधारना होगा। मैं उसे फिर से ऐसी परेशानी खड़ी नहीं करने दे सकता। मैं सच बोलता हुआ लगता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता हूँ, क्या इससे मुझे थोड़े और विलन पॉइंट्स मिलेंगे? इसका असर सिर्फ एलेना पर ही नहीं होता। उसके पिताजी हावर्ड भी हैरान रह जाते हैं, और मिया भी, जो उनकी सेक्रेटरी से बात कर रही थी, घूमकर मुझे देखने लगती है। डिंग! हीरोइन एलेना की सोच प्लेयर के बारे में कामयाबी से बदल गई है। विलन पॉइंट्स प्लस 300, लक पॉइंट्स प्लस 20। डिंग! खास आदमी हावर्ड सलीवन की सोच प्लेयर के बारे में कामयाबी से बदल गई है। विलन पॉइंट्स प्लस 200, लक पॉइंट्स प्लस 10। विलन पॉइंट्स पूरे हो गए हैं। अब आप इनाम निकाल सकते हैं। क्या मैं सच में निकाल सकता हूँ? रुको, क्या हावर्ड भी इसमें आता है? वह किस तरह का आदमी है? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। सिस्टम में खास आदमी शब्द देखकर मुझे समझ आता है, वह शायद ऐसा कैरेक्टर है जो असली कहानी में लूकस की मदद करता, इसलिए उसे खास आदमी माना गया है। ऐसे लोगों के साथ जब तक मैं उनकी सोच अपने बारे में बदलता रहूंगा, मैं फायदा लेता रहूंगा। ये सोचकर मैं लगभग मेज पर हाथ मारने ही वाला था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं और ज्यादा कोशिश करता। स्किल मिल गई है। लड़ने की ताकत सबसे ऊपर पहुंच गई है। मैं अपनी ताकत बढ़ाने के तरीके ढूंढ रहा था। जैसे ही मैंने लड़ने की ताकत देखी, मैंने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दिया। मैक्स लेवल कॉम्बैट स्किल्स के साथ मेरे दिमाग में अचानक बहुत सारा ज्ञान भर जाता है। मैं अभी उस वक्त से कहीं ज्यादा ताकतवर हूं जब मैं सिर्फ चुपचाप अपनी अंदर की ताकत बढ़ा रहा था। मिस्टर स्टर्लिंग, आजकल आप जिंदगी का कौन सा सच समझने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत दिनों बाद मिले हैं और आपका पूरा अंदाज ही बदला हुआ लग रहा है। हावर्ड उस बॉटल को लेता है जो सर्वर अभी लाया था और खुद मेरे ग्लास में वाइन डालता है। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के ग्लास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ। हम दोनों एक एक छोटा घूंट लेते हैं और आपस में थोड़ी इधर उधर की बातें करते हैं। जब सारा खाना आ जाता है तो हावर्ड अपना कांटा नीचे रखता है और उसकी आवाज बदल जाती है। सच कहूं तो मिस्टर स्टर्लिंग, इस पार्टनरशिप के अलावा आज मुझे आपसे एक छोटी सी गुजारिश करनी है। यह सुनते ही मैं सब समझ जाता हूँ। जो भी है साफ साफ कहिए, मुझे बातों को घुमाना पसंद नहीं है। हावर्ड एक पल के लिए हैरान रह जाता है। जब आप इतने साफ हैं तो मैं भी कुछ नहीं छुपाऊंगा। सच तो यह है कि जिस लूकस ने कल आपके बेटे के साथ लड़ाई की थी, उसका हमारी सलीवन फैमिली से कुछ रिश्ता है। वह चुपके से मेरे चेहरे की तरफ देखता है और जब कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दिखता तो आगे बोलता है, क्या आप अपनी तरफ से इस बात को यहीं खत्म कर सकते हैं और मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे? क्या उस बच्चे को जेल जाने से बचा सकते हैं? जैसे मैंने सोचा था, यह लूकस के बारे में ही है। हालांकि सिस्टम ने पहले ही हावर्ड को एक खास आदमी बताया था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद मेरे सामने आकर लूकस के लिए भीख मांगेगा। लूकस को क्रेसफर्ड सिटी में आए अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। वह इतनी जल्दी सलीवन फैमिली के इतना करीब कैसे आ गया? ये बिल्कुल एक हीरो की किस्मत जैसा है। जहां भी जाता है मदद करने वाले मिल जाते हैं। कमाल की किस्मत है। पुराना केन स्टर्लिंग शायद इस बात में आ जाता। मैं कुछ सेकंड्स के लिए सोचने का नाटक करता हूँ और फिर आराम से बोलता हूँ, सच कहूँ तो मिस्टर सलीवन, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस लड़के का आपकी फैमिली से इतना गहरा रिश्ता है। असल में कल की बात मेरे बेटे ने ही शुरू की थी। मैं चाहता था कि वह इससे एक सबक सीखे, लेकिन लूकस ने बहुत बुरी तरह मारा। इसीलिए मुझे कानून का सहारा लेना पड़ा। हावर्ड एक पल के लिए रुक जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं मिस्टर सलीवन? आपने खुद आकर बात की है। अगर मैं मना करूं तो क्या इससे आपकी इज्जत खराब नहीं होगी? पैसे की बात छोड़िए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। बस उसे कहिए कि वह खुद मेरे पास आकर माफी मांगे और हम बात को यहीं खत्म कर देंगे। ये कैसा रहेगा? जैसे ही हावर्ड यह सुनता है, उसका दिल खुशी से झूम उठता है और वह तुरंत हाँ कर देता है। पहले वह मेरे बारे में जो जानता था, उस हिसाब से या तो मैं बहुत बड़ी मांग रखता या फिर सीधे लड़ाई शुरू हो जाती। दोनों ही तरीके से सलीवन और स्टर्लिंग फैमिली के बीच दुश्मनी हो जाती। लेकिन किसने सोचा था कि बात सिर्फ एक माफी पर आकर खत्म हो जाएगी? इतनी आसान बात को कौन मना करेगा? लेकिन हावर्ड को नहीं पता कि यह जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। बाकी सब बातें छोड़िए, लूकस से उसकी गलती मनवाना ही लगभग नामुमकिन काम है। आखिरकार, क्या आपने कभी किसी कहानी के हीरो को विलेन से माफी मांगते देखा है? अगर हीरो इतना कमजोर होता तो सबसे पहले उसके चाहने वाले ही इस बात को मना कर देते। दिल में खुशी लिए हावर्ड तुरंत अपना फोन निकालता है और कॉल करता है।
अभी पुलिस स्टेशन जाओ और लूकस को लेकर आओ। उसे बताओ कि मामला हल हो गया है। मैं भी बिना वक्त गंवाए तुरंत लियो को कॉल करता हूँ और कहता हूँ कि वह अटर्नी डीन को केस वापस लेने के लिए कहे। मेरे एक इशारे पर अटर्नी डीन अपनी टीम को तुरंत वापस बुला लेता है। वहां पुलिस स्टेशन में क्लोई आखिरकार चैन की सांस लेती है। उसे डर था कि स्टर्लिंग फैमिली इस बात को नहीं छोड़ेगी, जिसका मतलब होता उसकी टीम के लिए रोज की परेशानी। पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर लूकस आराम से बाहर निकलता है। वह बिल्कुल बेफिक्र लग रहा है। मेरे गुरु ने जाने से पहले मुझे जो जेड पेंडेंट दिया था वह सच में काम आया। स्टर्लिंग फैमिली आखिरकार कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। चलिए। मिस्टर सलीवन इंपीरियल होटल में इंतजार कर रहे हैं। ड्राइवर उसे ठंडी आवाज में याद दिलाता है। समझ गया, मैं चल रहा हूँ, लूकस खुशी से जवाब देता है। जाने से पहले वह एक बार फिर पुलिस स्टेशन के दरवाजे की तरफ देखता है। उसे थोड़ा अफसोस है कि वह क्लोई के सामने अपना रोब नहीं दिखा पाया, लेकिन अब यह जरूरी नहीं है। अपनी होने वाली पत्नी के पास पहुंचना सबसे जरूरी है। आधे घंटे बाद इंपीरियल होटल में हम सब पेट भर खाना खा चुके हैं और एसी की ठंडक में आराम से बातें कर रहे हैं। लूकस ड्राइवर के साथ अंदर आता है। जैसे ही वह अंदर आता है, उसकी नजर पूरे कमरे पर घूमती है। वहां मौजूद हर खूबसूरत लड़की पर उसकी नजर जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर एलेना पर पड़ती है, उसे अपना जवाब मिल जाता है। उसने सच में नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत लड़की उसकी होने वाली पत्नी होगी। वाह, इसका चेहरा तो केन स्टर्लिंग के पास खड़ी मिया के बराबर है। पहाड़ से नीचे आना बिल्कुल सही रहा। क्या तुम लूकस हो? जैसे ही लूकस अंदर आता है, हावर्ड एक बड़े बुजुर्ग की तरह रोब से बोलता है। लूकस थोड़ा सा अपना सिर झुकाता है और इज्जत से कहता है, नमस्ते अंकल सलीवन। उसकी तमीज देखकर हावर्ड तसल्ली से सिर हिलाता है और खाली कुर्सी की तरफ इशारा करता है। बैठो। लूकस मना नहीं करता और कुर्सी पर बैठ जाता है। हावर्ड कहता है, सबसे पहले मैं तुम्हारा परिचय करवा दूं। यह मिस्टर स्टर्लिंग है। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते होगे। मिला हूं, बिल्कुल। लूकस के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आती है। अगर इनका बेटा अंधा ना होता तो मैं जेल में ना होता। जैसे ही यह शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, मेरे अलावा सबके चेहरे के रंग बदल जाते हैं, यहाँ तक कि एलेना और मिया के भी। क्या यह लड़का दिमाग से पैदल है? दो बड़े अमीर लोगों के सामने केन स्टर्लिंग के बेटे को बेकार बोल रहा है। यह सिर्फ केन स्टर्लिंग के मुंह पर तमाचा नहीं है, बल्कि हावर्ड के मुंह पर भी तमाचा है। हावर्ड मेरी तरफ देखता है। जब देखता है कि मैं बिल्कुल शांत हूं, तो वह तुरंत अपना चेहरा सख्त करता है और बात संभालने की कोशिश करता है। लूकस, क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? लूकस को महसूस होता है कि माहौल बदल गया है, पर वह पीछे नहीं हटता। अंकल सलीवन, बिल्कुल मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। इनके बेटे ने सबके सामने एक लड़की को परेशान किया और मुझे मारने की कोशिश की। अपने बॉडीगार्ड्स के दम पर वह खुद को वहां का राजा समझ रहा था। अगर मैंने जल्दी से जवाब न दिया होता तो आज मैं हॉस्पिटल में लेटा होता। इस बार मेरे बोलने से पहले ही हावर्ड मेज पर हाथ मारता है और खड़ा हो जाता है। तुम बिल्कुल अपनी हद पार कर रहे हो। तुम होते कौन हो मिस्टर स्टर्लिंग के बेटे के बारे में बोलने वाले? अभी वहां जाओ और मिस्टर स्टर्लिंग से माफी मांगो, नहीं तो आज मैं, हावर्ड सलीवन, अपनी सारी तमीज भूल जाऊंगा और हम में से कोई भी यहाँ से आराम से नहीं जाएगा। लूकस का यह घमंड देखकर एलेना के माथे पर बल पड़ जाते हैं और उसका दिल बैठने लगता है। वह चुपके से मेरी तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाती। लूकस जैसे गुस्से वाले लड़के के सामने अपनी कुर्सी पर खामोशी से बैठे अंकल स्टर्लिंग बहुत ही समझदार और भरोसेमंद लग रहे हैं। यह ऐसे मर्द हैं जो पूरे कमरे को संभाल सकते हैं। लूकस मेरी तरफ एक नफरत भरी नजर डालता है। माफ कीजिएगा अंकल सलीवन, मैं आपका एहसानमंद हूँ, लेकिन मुझे झुकने और माफी मांगने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। उसके शब्द पत्थर की तरह सख्त हैं, जिसमें समझौते की कोई जगह नहीं है। तुम बेवकूफ, बिल्कुल बदतमीज हो। मुझे कभी मिस्टर स्टर्लिंग के सामने तुम्हारी माफी के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए थी। हावर्ड की आवाज गुस्से से कांप रही है और वह अब गालियां भी देने लगा है। लूकस यह सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ता है। अंकल सलीवन, आपको उनसे भीख मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। मेरी ताकत के साथ स्टर्लिंग फैमिली को खत्म करने में आपकी मदद करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले कि हावर्ड कोई जवाब दे पाता, उसका सिर घूमता है और वह सीधे पीछे गिर जाता है। पापा, क्या हुआ? पापा, सबसे पास बैठी एलेना सबसे पहले आगे बढ़ती है। मैं जो अभी तक यह तमाशा देख रहा था, मैं भी हैरान रह जाता हूँ। बिना कुछ सोचे मैं तुरंत आगे बढ़ता हूँ ताकि उसे संभाल सकूं। हावर्ड को गिरते देखकर लूकस बिल्कुल नहीं घबराता, बल्कि उसकी आंखों में एक चमक आती है। मौका आ गया है। अगर वह उसे बचा लेता है तो पहले की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हीरो की किस्मत सच में कमाल की होती है। जितना नामुमकिन लगता है, उतनी ही हैरतअंगेज तरीके से वह वापस आता है। जैसे ही बॉडीगार्ड्स हावर्ड को हॉस्पिटल ले जाने के लिए उठाने लगते हैं, लूकस अचानक बोलता है, रुकिए, पहले मुझे देखने दीजिए। यह सुनकर एलेना घूमती है और देखती है कि कौन है। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है। गार्ड्स, इसे बाहर फेंको। मैं इसका चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहती। दो बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़ते हैं और दोनों तरफ से लूकस को घेर लेते हैं। अपने खिलाफ माहौल बनता देख लूकस जल्दी से चिल्लाता है, मैं एक डॉक्टर हूँ। अंकल सलीवन को अचानक बहुत बड़ी तकलीफ हुई है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हॉस्पिटल पहुंचने तक वह नहीं बचेंगे। जैसे ही लूकस के मुंह से यह बात निकलती है, एलेना हैरान रह जाती है। हालांकि उसके पिता का गिरना कुछ हद तक लूकस की वजह से ही था और वह इस लड़के से पूरी तरह परेशान हो चुकी है। लेकिन जो वह कह रहा है वह गलत नहीं है। सबसे पास का हॉस्पिटल कम से कम 15 मिनट दूर है। ट्रैफिक को मिलाकर आधा घंटा भी कम पड़ेगा।
लूकस को इतने यकीन के साथ बोलते देख, जिसमें झूठ का कोई निशान नहीं था, एलेना थोड़ा सोच में पड़ जाती है और जैसे ही वह हाँ कहने वाली होती है, तभी उसके पास से एक शांत आवाज आती है। एलेना, इसकी बात पर यकीन मत करो। वह झटके से अपना सिर उठाती है। तभी उसे समझ आता है कि मैं पहले ही बॉडीगार्ड्स को हावर्ड को सीधा लिटाने का इशारा कर रहा हूँ। मेरा एक हाथ उसकी नब्ज पर है और बिना परेशान हुए मैं कहता हूँ, तुम्हारे पिता इसकी वजह से गिरे हैं और तुम चाहती हो कि यही उन्हें बचाए। और इसकी तरफ देखो, मुश्किल से 20 साल का होगा। यह भला कैसा डॉक्टर हो सकता है? एलेना होश में आती है। लेकिन अंकल स्टर्लिंग, हम यहाँ ऐसे ही खड़े नहीं रह सकते। मैं अपना हाथ हिलाता हूँ। मेरी उंगलियां अभी भी हावर्ड की कलाई पर हैं। परेशान मत हो, मैं इसे संभाल लूंगा। मैं उसकी सांस चेक करने के लिए नीचे झुकता हूँ और फिर तुरंत हावर्ड की शर्ट के बटन खोलने लगता हूँ। लूकस गुस्से से लाल पीला हो जाता है। केन स्टर्लिंग, तुम बदला लेने के लिए यह सब कर रहे हो। अगर तुमने इलाज में देरी की तो तुम एक खूनी कहलाओगे। यह उसके लिए बाजी पलटने का अकेला मौका था और यह उसके सामने ही खत्म हो रहा था। वह भला परेशान क्यों ना होता? चुप रहो, मैं धीमी पर सख्त आवाज में चिल्लाता हूँ। मेरे पास उससे बात करने का वक्त नहीं है। यह देखने के बाद कि दिल की धड़कन कमजोर है, मैं जल्दी से उसे सीधा लिटाता हूँ और उसकी छाती को दबाना शुरू करता हूँ। देखने वाले सभी लोग हैरान रह जाते हैं। क्या महान मिस्टर स्टर्लिंग को सच में सीपीआर करना आता है? लूकस, जो गुस्से में दांत पीस रहा था और गालियां देने के लिए तैयार था, यह देखकर हैरान रह जाता है। तरीका बिल्कुल सही है। रफ्तार, दबाव, जगह, सब कुछ बेहतरीन है। यहाँ तक कि वह खुद भी इससे बेहतर नहीं कर सकता था। सब लोग पीछे हटो, भीड़ मत लगाओ, उसे हवा आने दो। मैं छाती दबाते हुए हुक्म देता हूँ। मेरी आवाज में मना करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जल्दी सब पीछे हटो। एलेना के पास सोचने का वक्त नहीं है। वह तुरंत वैसा ही करती है। वह देखी कि वह एक तरफ खड़ी हो जाती है, मुट्ठियां भींचे हुए। हर दबाव के साथ उसका दिल ऊपर नीचे हो रहा है। शुक्र है, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं चुपके से अपनी अंदर की ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जमीन पर लेटा हावर्ड अचानक हिलता है और उसकी छाती में थोड़ी हरकत दिखती है। एलेना खुशी से चिल्ला उठती है, अंकल स्टर्लिंग, मेरे पापा की धड़कन वापस आ गई है। मैं सिर हिलाता हूँ। मैं कुछ बार और दबाता हूँ और फिर खड़ा हो जाता हूँ। तुम्हारे पिता को पहले से दिल की बीमारी है। वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और उनकी सांस रुक गई। अब वह ठीक हैं। किसी से कहो कि उन्हें आराम करने के लिए सोफी पर लेटा दे। अपने पिता को ठीक होते देख एलेना शुक्रगुजार आंखों से मेरी तरफ घूमती है। अंकल स्टर्लिंग, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आपको यह सब आता है। यह सच में कमाल था। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ, अपनी कलाइयों और कंधों को ढीला करते हुए बोलता हूँ, बस एक छोटी सी तरकीब थी, कोई बड़ी बात नहीं है। तभी मिया चुपके से पास आती है और मुझे एक टिश्यू देती है। मिस्टर स्टर्लिंग, अपना पसीना पोंछ लीजिए। मैं टिश्यू लेता हूँ और अपना माथा पोंछता हूँ, फिर हैरानी से कमरे में देखता हूँ। लूकस कहाँ चला गया? तभी सिस्टम की आवाज आती है, खिलाड़ी को बधाई हो, आपने हीरो से पहले एक खास आदमी को बचा लिया है। विलन पॉइंट्स प्लस 1500, 500 लक पॉइंट्स वापस मिले। विलन पॉइंट्स की लिमिट पूरी हुई। सिस्टम स्किल ड्रॉ खुल गया है, अभी इस्तेमाल करें। ड्रॉ को बचाकर रखने का कोई फायदा नहीं है। मैं सीधे इसे खोलता हूँ। ड्रॉ कामयाब रहा। 2 ऑप्शंस में से एक चुने। 1, मास्टर पियानो स्किल्स मैक्स्ड आउट। 2, टॉप टियर डांसबिलिटी फुल रिदम। सच कहूं तो दोनों ही ऑप्शंस एक तरह से बेकार हैं। पियानो और डांस बिल्कुल बकवास हैं, मेरे किसी काम के नहीं है। इसीलिए मैंने पियानो चुन लिया, क्योंकि यह देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। इसे बाद में रोब दिखाने के लिए बचा कर रखता हूँ। पापा उठिए। लगभग 1 मिनट बाद कई बॉडीगार्ड्स हावर्ड को सोफी पर लेटा देते हैं। वह धीरे से अपनी आंखें खोलता है और बेहोशी की हालत में धीरे से बोलता है, मुझे अभी क्या हुआ था? पापा, आप अचानक बेहोश हो गए थे। अंकल स्टर्लिंग ने आपको बचाया, एलेना जल्दी से बताती है। जैसे ही उसे सारी बातें याद आती हैं, हावर्ड की आंखें हैरत से फट जाती हैं। इसके बाद भी उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। वह ठीक हो गया है, पर उसकी हैसियत को देखते हुए चेकअप करवाना सही रहेगा। एलेना भी उसके साथ जाती है। जाने से पहले वह खुद मेरे पास आती है और धीमी आवाज में माफी मांगती है। आखिरकार लूकस वही था जिसे छोड़ने के लिए उन्होंने मुझसे गुजारिश की थी। उसे नहीं पता कि मैं पहले ही बहुत खुश हूँ। उस सीन से मुझे सिर्फ ढेर सारे विलन पॉइंट्स और लक पॉइंट्स ही नहीं मिले, बल्कि हावर्ड ने शुक्रिया के रूप में पार्टनरशिप के फायदे का 10% देने का भी वादा किया है। उस 10% को कम मत समझो। दोनों परिवारों के पास जितने पैसे और ताकत हैं, उससे पूरा फायदा ही $5 बिलियन से ज्यादा का होगा। 10% का मतलब है कम से कम $500 मिलियन। बस एक ही परेशानी की बात है कि लूकस भाग गया। मैंने सलिवन फैमिली का इस्तेमाल करके उसे सबक सिखाने का प्लान बनाया था। प्लान खराब हो गया और इससे मेरा मूड खराब हो गया। लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि उस जैसे किस्मत वाले को हराने के लिए धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। लूकस सच में भाग गया है। उसे समझ आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और जब उसने अपनी आंखों से मेरा बिल्कुल सही सीपीआर देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन भागने के बाद वह जितना सोचता है उसे उतना ही अजीब लगता है। पिछले 2 दिनों की बातें उसके दिमाग में घूमती हैं और उसे पक्का यकीन हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है, खासकर मेरे बारे में। मेरा हर काम समझ से बिल्कुल बाहर है। सलिवन फैमिली का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है और डोनोवन फैमिली का भी शायद यही हाल होगा। उसे अपना नाम बदलना होगा और स्टर्लिंग फैमिली की नजरों से पूरी तरह गायब होना पड़ेगा। तभी उसे सब कुछ ठीक करने का मौका मिलेगा। इस फैसले के साथ लूकस को अपना रास्ता मिल जाता है।
ए लड़के, सारे पैसे निकाल। जैसे ही वह यह सोच रहा होता है, दो गुंडे अचानक उसका रास्ता रोक लेते हैं। दोनों के हाथ में चमकती हुई चाकू है और उनके इरादे बिल्कुल खराब हैं। बहुत बढ़िया, तुम दोनों खुद मेरे पास चलकर आए हो। अगले ही पल उस गली में एक के बाद एक दर्द से चीखने की आवाजें आने लगती हैं। इसी बीच गाड़ी में मिया चुपके से मेरी तरफ देखती है। मैं सीट पर आंखें बंद किए बैठा हूँ। उसके दिल में मेरे लिए इज्जत और बढ़ने लगती है। उसने आज सच में कुछ नया देखा है। बाकी अमीर लोग तो बस पैसे गिनते हैं, गोल्फ खेलते हैं और क्लाइंट्स को खुश करते हैं, लेकिन उसके बॉस को तो सच में बिल्कुल सही इमरजेंसी इलाज करना आता है। और हावर्ड को सीपीआर देते वक्त उनके चेहरे पर जो ध्यान था, उसने तो लगभग उसकी धड़कन ही रोक दी थी। लियो, थोड़ा म्यूजिक चलाओ, चलो थोड़ा आराम करते हैं, मैं अचानक बोलता हूँ। इससे मिया चौंक जाती है और वह जल्दी से अपनी नजर हटा लेती है, जैसे बाहर खिड़की से देख रही हो। गाना बजने लगता है और मैं फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा है। हावर्ड के रिएक्शन से मैं कह सकता हूँ कि लुकस का उससे कोई सीधा रिश्ता नहीं है। असली रिश्ता तो पुराने मिस्टर सलीवन से है, जिसका मतलब है कि जब तक पुराने मिस्टर सलीवन लुकस को बचा रहे हैं, तभी तक सलीवन फैमिली इस बात पर उसके पीछे नहीं पड़ेगी। यह लड़का चालाक है। मैं धीरे से बड़बड़ाता हूँ। लुकस अब अंधेरे में छुप गया है। हालात बदल गए हैं। वह अंधेरे में है और मैं उजाले में। यह ठीक नहीं है। मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और फिर से बोलता हूँ, लियो, जब हम वापस पहुंचे तो कुछ लोगों को लुकस पर नजर रखने के लिए कहो। याद रखना, ज्यादा पास मत जाना और बिल्कुल बात मत करना। जो भी खबर मिले तुरंत मुझे बताओ। बोलने के बाद मैं अपनी भौहें सिकोड़ता हूँ और कहता हूँ, लियो, तुम ये कैसा गाना बजा रहे हो? इसे बदलो, बदलो इसे। शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि मुझे अभी मास्टर लेवल पियानो स्किल्स मिली है। मेरे कान अब बहुत नखरेबाज हो गए हैं। लियो परेशान लगता है। गाना बदल दूं, पर गाड़ी में सिर्फ 2 या 3 गाने ही सेव्ड हैं। आप आमतौर पर सुनते नहीं हैं, इसीलिए मैंने बस कोई भी चला दिया। यह देखकर मिया हैरानी से पूछती है, मिस्टर स्टर्लिंग, क्या आपका गाना सुनने का मन है? ऐसा नहीं है, बस अचानक रास्ते पर बहुत खामोशी लग रही है। मिया जल्दी से बोलती है, क्यों ना मैं अपने फोन पर ढूंढूं और ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दूं। इस तरह आप कुछ भी सुन सकते हैं। मेरी आंखें चमक उठती हैं। अचानक कुछ सोचते हुए मैं कहता हूँ, ठीक है, प्ले करो अ थाउजेंड री एसेंस टू क्राई, नहीं तो सफर बहुत बोरिंग हो जाएगा। ये एक बहुत पुराना गाना है, पर मुझे ये बहुत पसंद है। मिया हैरान हो जाती है। ये नाम ऐसा लगता है जैसे खुद बनाया गया हो। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे नहीं मिलता। मिस्टर स्टर्लिंग, मुझे यह नहीं मिल रहा है। शायद आपने नाम गलत बताया है। यह सुनकर मेरी भौहें सिकोड़ती हैं। कुछ अजीब लगता है। फिर जैक विल्सन ढूंढो। क्या जैकी चैन कोई सिंगर है? मिया परेशान है, पर वैसा ही करती है। फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता। मेरा चेहरा थोड़ा उतर जाता है। मैं मिया के हाथ से उसका पिंक फोन लेता हूँ और अपनी पिछली जिंदगी के सारे सिंगर्स के नाम जल्दी जल्दी टाइप करता हूँ, सभी के। आखिरकार मैं सीट पर पीछे होकर बैठ जाता हूँ और एक ठंडी सांस लेता हूँ। अब मैं पूरी तरह समझ गया हूँ। मेरा जन्म एक पैरेलल यूनिवर्स में हुआ है। सब कुछ मेरी पिछली जिंदगी जैसा ही है, पर बहुत से मशहूर कलाकार और एक्टर्स यहाँ हैं ही नहीं। मैं थके हुए अंदाज में अपना हाथ हिलाता हूँ। रहने दो, कुछ मत बजाओ। सिर्फ इस बारे में सोचकर ही थकावट हो रही है। एक ऐसी दुनिया जहां मेरे जाने पहचाने सिंगर्स ही नहीं हैं। फिर सुनने का क्या फायदा उन पुराने गानों के बिना जिन्हें मैं सालों से सुनता और गुनगुनाता आया हूँ। मेरा दिल एक पल के लिए भारी हो जाता है। लेकिन मुझसे भी ज्यादा परेशान पुराने मिस्टर सलीवन हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनका अपना बेटा लुकस की वजह से इतना गुस्से में आ गया कि वहीं बेहोश हो गया, तो पुराने मिस्टर सलीवन तुरंत अपने ड्राइवर से गाड़ी तैयार करने को कहते हैं और हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। जैसे ही वे अंदर आते हैं, वे पूरी बात जानने की मांग करते हैं। क्या तुमने सच में केन स्टर्लिंग के सामने वह बात रखी थी? बिस्तर पर लेटा हावर्ड उदास आवाज में बोलता है, हम आराम से बात कर रहे थे। केन स्टर्लिंग बिना कुछ कहे मान भी गए थे, लेकिन किसने सोचा था कि लुकस अचानक बीच में आएगा और उनके बेटे को उनके ही सामने बुरा भला कहने लगेगा। एक बड़ा होने के नाते मैं भला वहां चुपचाप कैसे बैठा रहता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और अब देखिए यह क्या तमाशा बन गया है। वह अपने दिल की परेशानी को एक ठंडी सांस के साथ बाहर निकालता है। उसकी मुट्ठियां बंद और खुल रही हैं। उसे डर है कि वह फिर से गुस्से में ना आ जाए। पुराने मिस्टर सलीवन की आंखों में थोड़ी चमक आती है, जैसे उन्हें कुछ समझ आ गया हो। तुम्हारी बातों से लगता है कि यह लुकस बिल्कुल अपने गुरु जैसा है जब वे जवान थे। हावर्ड की आंखें हैरत से फटी की फटी रह जाती हैं। डैड, क्या किसी ने आपके सिर पर मारा है? क्या आप अपनी याददाश्त खो रहे हैं? असली टैलेंट वाले लोगों का गुस्सा अक्सर अजीब होता है। यह नॉर्मल है। ओल्ड मिस्टर सलीवन आराम से बोलते हैं, जैसे खुद से बात कर रहे हों। उसने एक अनजान के लिए बीच बचाव किया। इससे पता चलता है कि उसका दिल साफ है। उसने केन स्टर्लिंग के सामने जैस्पर को डांटने की हिम्मत की। इससे पता चलता है कि वह डरता नहीं है। सिर्फ ऐसा लड़का ही एलेना के लायक है। डैड, होश में आइए। हावर्ड होश में आता है। उसके चेहरे पर पूरा यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि हॉस्पिटल के बेड पर उसके पागल डैड को होना चाहिए था, उसे नहीं। अगर मुझे पता होता कि ओल्ड मिस्टर सलीवन ने क्या कहा, तो मैं शायद बस कंधे उचकाता और धीरे से कहता, नॉर्मल है। आखिर एक आम इंसान किस्मत के खेल को कैसे रोक सकता है। अगले दिन मैं ऑफिस जल्दी पहुंच जाता हूँ। अपनी डेस्क पर बैठकर आराम से पेन घुमाता हूँ और मेरे ख्याल कहीं दूर खोए हुए हैं।
मुझे नहीं पता कि मैं इस दुनिया में कैसे आया, और सबसे बुरी बात यह है कि मैं पूरे दिन यही सोचता रहता हूँ कि प्रोटैगनिस्ट को आगे बढ़ने से कैसे रोकूं, जिसकी वजह से मैं अपनी अच्छी जिंदगी का मजा नहीं ले पा रहा हूँ। सिर्फ ये सोचकर ही मुझे गुस्सा आता है। मैं तुरंत अपना फोन निकालता हूँ और लियो को कॉल करता हूँ। क्या अभी तक लूकस का कोई पता नहीं चला? मुझे अच्छी तरह याद है कि लूकस के लक पॉइंट्स लगभग 30,200 हैं, जबकि मेरे मुश्किल से 700 से थोड़े ज्यादा हैं। इतने बड़े गैप के साथ वह मुझे किसी भी दिन पीछे छोड़ सकता है। ये सुनने के बाद कि लियो को कोई कामयाबी नहीं मिली है, मैं उसे 2 टिप्स देता हूँ। उनसे कहो कि होटल और पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी चेक करें, साथ ही पार्क्स, बार्स और करियोके चलने वाली जगहों पर भी नजर रखें। ये सब ऐसी जगह हैं जहां प्रोटैगनिस्ट्स घूमना पसंद करते हैं। पार्क्स में उन्हें अजीब बूढ़े लोग मिलते हैं जो उन्हें जादुई ताकत देते हैं। बार्स और करियोके में या तो वह किसी को बचाते हैं या उनका झगड़ा होता है। सारी बड़ी कहानियां यहीं शुरू होती हैं। लियो को समझ नहीं आता कि इन जगहों पर नजर रखने की क्या जरूरत है, लेकिन ऑर्डर तो ऑर्डर है। वह बस बात मान लेता है। मैं फोन रखता हूँ और आंखें छोटी करके अगला प्लान सोचता हूँ। खबर के मुताबिक लूकस सच में डोनोवन फैमिली को छोड़ चुका है, लेकिन मास्टर डोनोवन ने शायद उसे काफी पैसे दिए हैं। नहीं तो अभी शुरुआत करने वाला लड़का इतने आराम से कैसे रह सकता है? जब डोनोवन फैमिली इतना अच्छा बनने का नाटक कर रही है तो मैं पीछे क्यों हटूं? मैं फिर से अपना फोन उठाता हूं और एक खास नंबर डायल करता हूं। मिस्टर स्टर्लिंग, क्या आपको मेरी जरूरत थी? दूसरी तरफ से एक नर्म और प्यारी लड़की की आवाज आती है। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जिसे कोई न जानता हो। लड़ने की ताकत जरूरी नहीं है, सबसे जरूरी बात यह है कि वह रूप बदलने में माहिर हो। 1 महीने का 1 मिलियन, मेरे लिए इतने पैसे कुछ भी नहीं है। मैं तुरंत हाँ कर देता हूँ। जैसे ही अकाउंट में 1 मिलियन पहुंचते हैं, इससे पहले कि उस अनजान अकाउंट होल्डर को कुछ समझ आए, डोनोवन फैमिली की किस्मत तय हो जाती है। रिचमोंड के विला में शाम के 6 बजे। यंग मास्टर, आपने जो चीजें मंगवाई थीं वह आ गई हैं। मिस्टर फोर्ड अपना सिर झुकाते हैं। उनकी आवाज में बहुत इज्जत है। उनके पीछे 2 मेड्स खड़ी हैं जो एक एक छोटी गाड़ी को धकेल रही हैं। गाड़ियां पूरी भरी हुई हैं। उनमें सिर्फ 2 सिल्वर नीडल के पैक हैं, लेकिन बाकी सब अलग अलग रंगों की छोटी और बड़ी बोतलों से भरी हैं, जैसे पूरी दवा की दुकान ही यहाँ ले आई गई हो। मैं हाँ में सिर हिलाता हूँ। नीचे का एक कमरा खाली करो, अब से ये सब वहीं रहेगा। उनके काम खत्म करने के बाद मैं अकेले खाली लिविंग रूम में खड़ा बेचैन महसूस करता हूँ। इस शरीर के पुराने मालिक की जितनी भी गर्लफ्रेंड्स थीं, मैंने उन सबसे रिश्ता पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब अगर मुझे किसी के साथ डेट पर जाना है तो मैं सिर्फ उन्हीं लड़कियों को चुन सकता हूँ जिनसे मैं इस दुनिया में आने के बाद मिला हूँ। खासकर फीमेल लीड जैसी लड़कियां जो मेरा मनोरंजन करें और मुझे और ताकतवर बनाएं। लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 3 फीमेल लीड्स के ऑप्शन हैं, नर्स टीना, ऑफिसर क्लोई और आईसीई की सीईओ एलेना। मैंने उनमें से किसी से भी मुश्किल से ही बात की है। ज्यादा जल्दबाजी करने से काम बिगड़ सकता है। जहां तक मिया की बात है, वह फीमेल लीड जैसी नहीं लगती और वह हर दिन ओवरटाइम काम कर रही है। उसे परेशान न करना ही बेहतर है। मैं थोड़ी देर तक अपने फोन के कॉन्टैक्ट्स देखता हूँ। जब कोई सही नहीं मिलता तो मैं आम कपड़े पहनकर थोड़ी ताजी हवा लेने बाहर निकल जाता हूँ। उसी वक्त ब्लू शेल बार के सीसीटीवी रूम में सिक्योरिटी यूनिफॉर्म पहने एक जवान लड़का पैर पर पैर रखकर बैठा है और आराम से स्क्रीन को देख रहा है। पूरे बार की हर एक हरकत उसकी नजरों के सामने है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कोने में बैठी एक लड़की पर पड़ती है, वह हैरान रह जाता है। एलेना सलीवन, वह यहाँ क्या कर रही है? तभी उसके पीछे से एक गार्ड खुशी खुशी आता है और उसके पास बैठकर दोस्ती से बोलता है, लुकस, तुम इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? ये लड़का टोनी है जो यहाँ 5 या 6 साल से काम कर रहा है। लुकस आराम से जवाब देता है, कुछ नहीं, बस इस जगह को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वह थोड़ा रुकता है, फिर पूछता है, टोनी, तुम यहाँ काफी वक्त से हो, क्या तुम टेबल नंबर 7 पर पीने वाले उस आदमी को जानते हो? वह स्क्रीन पर उस आदमी की तरफ इशारा करता है जो अभी एलेना से बदतमीजी करके हटा था। केविन, टोनी स्क्रीन पर देखता है, वह एक छोटा मोटा गुंडा है, क्या वह तुम्हें परेशान कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, लुकस बात को टाल देता है। सच में प्रोटैगनिस्ट की किस्मत कुछ अलग ही होती है। उसे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। कल रात उसने आम बात समझकर 2 गुंडों को पीटा जो परेशानी खड़ी कर रहे थे, और बाद में पता चला कि वह पैंथर के आदमी थे। जैसे ही पैंथर को पता चला कि किसी ने उसके आदमियों को छूने की हिम्मत की है, वह धमकियां देते हुए आया और अकेले लड़ने की मांग करने लगा। लेकिन पैंथर की पुरानी चोट अचानक उभर आई, जिसकी वजह से वह लंगड़ाकर चलने लगा। लुकस ने एक ही नजर में परेशानी को पहचान लिया और तुरंत उसका इलाज कर दिया। पैंथर तुरंत हैरान रह गया और उसने उसी वक्त उसे सिक्योरिटी कैप्टन की नौकरी दे दी। बेशक लुकस को इस छोटी नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने सुना है कि मास्टर विंसेंट की तबीयत खराब चल रही है। अगर वह उस बड़े आदमी को ठीक कर दे तो उसके पास मुझसे टक्कर लेने की ताकत आ जाएगी। लेकिन मास्टर विंसेंट आजकल क्रेस्टफर्ड में नहीं है, इसलिए पैंथर ने अभी के लिए उसे ब्लू शेल बार में सिक्योरिटी कैप्टन बनाकर रख दिया। अभी केविन को एलेना को परेशान करते देख लुकस के दिमाग ने कहा कि यह बात यहीं खत्म नहीं होगी, इसीलिए उसने पूछा था। लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं चलता कि बार के दूसरी तरफ एक कैबिन में वही आदमी बैठा है जिसे वह जिंदा चबा जाना चाहता है। दूर से एलेना को चुपचाप बैठे देखकर मेरी आंखें चमक उठती हैं। वह यहाँ क्या कर रही है? इस शरीर के पुराने मालिक ने एक बार इस बार में एक फ्लाइट अटेंडेंट से दोस्ती की थी। मैं बहुत बोर हो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो देखकर आते हैं, अगर कोई पसंद आ जाए। पूरी रात रुकना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। किसने सोचा था कि मुझे एलेना मिल जाएगी, एक गुस्से वाली फीमेल सीईओ जो रात के वक्त बार के एक कोने में अकेले बैठी है।
ये कहानी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। एक फीमेल लीड ऐसी जगह पर अकेले बैठी हो, 10 मिनट के अंदर कुछ गुंडे उसे परेशान करने आएंगे, फिर मेल लीड उसे बचाने आएगा, हीरो बनेगा और उसके दिल में जगह बनाएगा। अभी एलेना वहां अकेले बैठी है। क्या लुकस भी आसपास ही है? ये सोचकर मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बस 2 मिनट इंतजार करने के बाद कुछ गुंडे उसके आसपास जमा हो गए। उसी वक्त मैंने देखा कि एलेना के हाथ में ग्लास बहुत हिल रहा है। साफ है कि उसने ज्यादा पी ली है। मुझे तुरंत समझ आ गया कि मेरा मौका आ गया है। तभी एक मोटा और काले रंग का आदमी एलेना को देखकर हंसता है। सुंदर लड़की, हमारा एक काम करो, हम लड़कों के साथ एक ड्रिंक पियो, भाग जाओ यहाँ से। सिर घूमने के बाद भी एलेना का गुस्सा कम नहीं हुआ था। वह मोटा आदमी गुस्सा नहीं होता, बल्कि वह हंसता है। मुझे यह नखरा पसंद आया। वह अपने पास खड़े दोस्त को इशारा करता है। उसके पास खड़ा आदमी तुरंत इशारा समझ जाता है, एक कॉकटेल उठाता है और उसे एलेना की तरफ बढ़ा देता है। सुनो, मैं वॉली हूँ, इस इलाके का सबसे बड़ा गुंडा। मुझे कौन नहीं जानता। अब मेरी नजर तुम पर है। 2 रास्ते हैं, मेरे साथ चलो या इसे पियो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, एलेना ग्लास छीन लेती है, एक बार में पूरा पी जाती है और उसे टेबल पर दे मारती है। वह फिर से 2 शब्द बोलती है, भाग जाओ। एलेना की इस हरकत से वॉली भी हैरान रह जाता है। हाँ हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी जान जाओगी। वॉली घूमता है। लेकिन मैंने अपनी बात पूरी नहीं की थी। मेरा मतलब था कि एक बार तुमने इसे पी लिया तो तुम मेरी हो गई। वह हंसता है और पास आता है। जब तुम इतनी जल्दी में हो तो अभी मेरे साथ चलो, बाद में मैं आराम से पेश आऊंगा। यह कहकर उसका हाथ एलेना के कंधे की तरफ बढ़ता है। यह देखकर एलेना एक पल के लिए होश में आती है और उसे समझ आता है कि वह एक गंदे आदमी के चक्कर में फंस गई है। वह खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन नाशा उसके पूरे जिस्म पर छा चुका है। वह मुश्किल से थोड़ा उठ पाती है कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह वापस कुर्सी पर गिर जाती है। वह उस हाथ को अपने पास आते हुए देखती है। उसका जिस्म हिल नहीं पा रहा है। मैं तो गई। उसका दिल बैठ जाता है। जब हाथ उससे 4 इंच से भी कम दूर होता है तो वह अचानक रुक जाता है। एक आरामदेह आवाज आती है, तुम जैसे कचरे के लायक नहीं है कि उसे छू सकें। यह क्या बकवास है? तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? वह अपना हाथ झटकता है और गाली देते हुए मुक्का मारने के लिए तैयार होता है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करे, उसकी कलाई को लोहे की पकड़ की तरह जकड़ लिया जाता है। वह अपनी जगह पर जम जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर की नसें फट गई हों। तेज दर्द की वजह से वह लगभग उछल पड़ता है। मैं वॉली को गुस्से से देखता हूँ और मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आती है। अगर तुम बिना बच्चे पैदा किए मरना नहीं चाहते तो बेहतर होगा कि तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर वॉली आखिरकार अपनी कलाई छुड़ाता है। ठीक है, तुम जीते। आज यह लड़की तुम्हारी हुई, फिर कभी मेरे सामने मत आना। पीछे देखे बिना वह वहां से भाग जाता है। एलेना काफी देर तक हैरान रहती है, फिर होश में आकर कांपती आवाज में बोलती है, अंकल स्टर्लिंग? एलेना, तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो और खुद को इस हाल में क्यों पहुंचाया? मैं गुस्से से उसे देखता हूँ। मेरी आवाज में डांट और परेशानी दोनों है। एलेना को भी यह सब अजीब लगता है। आमतौर पर वह ऐसी नहीं है जो अपना होश खो दे। उसे समझ नहीं आ रहा कि आज उसे क्या हो गया था। वह जो भी सोच रही हो, मुझे अभी उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज फिर से गूंज उठी है। प्लेयर को बधाई हो, आपने प्रोटैगनिस्ट से पहले एलेना को बचा लिया है। विलन पॉइंट्स प्लस 500, लक पॉइंट्स वापस मिले 100, मास्टर लेवल हिडन वेपन चलाने की ताकत मिली। अब यह ताकत बहुत बढ़िया है। अगर किसी दिन मेरा प्रोटैगनिस्ट से आमना सामना हुआ तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। फिर मैं अपने लक पॉइंट्स देखता हूँ जो अब 800 हो गए हैं और चैन की सांस लेता हूँ। जिंदगी अब बेहतर हो रही है। दूसरी तरफ एलेना अपना सिर झुकाए रखती है। वह कुछ बताना चाहती है पर बता नहीं पाती। कोई भी देखकर समझ सकता है कि उसके दिमाग में कोई परेशानी है। मैं उसे मजबूर नहीं करता। मैं हाथ हिलाता हूँ और उसे घर छोड़ने की बात करता हूँ। यह सुनकर एलेना खुद खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन वह वापस कुर्सी पर गिर जाती है। यह देखकर मैं आह भरता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। एलेना अपनी जिंदगी में कभी किसी मर्द के इतने करीब नहीं आई थी, लेकिन मुझे बड़ा समझकर उसने सोचा कि यह ठीक है। तो शुक्रिया अंकल स्टर्लिंग। शर्माने की जरूरत नहीं है, चलो। मैं उसका हाथ अपने कंधे पर रखता हूँ और अपना दूसरा हाथ उसकी पतली कमर पर लपेट लेता हूँ। डिंग! फीमेल लीड एलेना के साथ पहली बार इतने करीब आने का काम पूरा हुआ। विलन पॉइंट्स प्लस 300, लक पॉइंट्स वापस मिले 100। ये प्यारी आवाज सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मैं बहुत खुश महसूस करता हूँ। एलेना की कमर बिल्कुल सही तरह से पतली है, नर्म और मजबूत, महसूस करने में बहुत अच्छी है। हम दोनों अभी बार से बाहर निकले ही हैं। अभी कोना भी नहीं मुड़ा था कि मेरी त्योरी चढ़ जाती है। 20 से ज्यादा गुंडे, जिनके हाथों में लोहे के पाइप और बेसबॉल बैट हैं, हमारा रास्ता रोक कर खड़े हैं। लियो और मेरे 2 गार्ड्स जो मेरे साथ आम कपड़ों में आए थे, वह तुरंत मुझे बचाने के लिए घेरा बना लेते हैं। मिस्टर स्टर्लिंग, आप अभी जाइए, हमारी चिंता मत कीजिए। वह लड़ने में माहिर हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं और सबके पास हथियार हैं। लड़ने से उनका नुकसान हो सकता है। सबसे जरूरी अभी भागना है। मैं अपनी बाहों में बैठी लड़की को देखता हूँ और एलेना को गोद में उठा लेता हूँ। हालांकि मेरी लड़ने की ताकत सबसे ज्यादा है, लेकिन खुद हाथ गंदे करना मेरी शान के खिलाफ है। अपने साथ बॉडीगार्ड्स भी लाया है। वह उन तीनों के कपड़ों को देखकर हंसता है और नाटक करता है। दोस्त, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? लियो गुस्से से पूछता है। उसने काफी वक्त से इतने बेवकूफ गुंडे नहीं देखे थे।
तेरा दोस्त कौन है बे? वॉली अपना हाथ उठाता है और इशारा करता है। लड़कों, इसे पकड़ो। आदमियों को खत्म करो, लड़की को छोड़ देना। उसके कहने पर गुंडे चिल्लाते हुए लोहे के पाइप घुमाते हुए आगे बढ़ते हैं। लियो और उसके दो साथी बिजली की तरह हरकत करते हैं। उनके डंडे एक झटके में खुल जाते हैं। एक पीछे से ध्यान रखता है, दूसरा मदद करता है, और लियो खुद रास्ता साफ करता है, मुझे बचाते हुए पीछे हटने में मदद करता है। मुझे एक लड़की को गोद में लिए रास्ता साफ करते देखकर वॉली घबरा जाता है। कुछ आदमियों को अलग करो और उस लड़की को ले जाने वाले आदमी को पकड़ो, उसे भागने मत देना। जो गुंडे पहले दो बॉडीगार्ड्स को घेरे हुए थे, उनमें से कुछ तुरंत अलग होते हैं और सीधे मेरी तरफ आते हैं। लियो का दिल बैठ जाता है। क्या इन कचरा लोगों को सच में पता है कि असली निशाना कौन है? वह आगे बढ़ता है और एक दुश्मन को पीछे धकेलकर मुझे बचाने के लिए घूमने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह एक को लात मारता है, दो और गुंडे उसकी जगह लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। वह बस पूरी ताकत से चिल्ला सकता है, ध्यान से। अगले ही पल एक जोर की आवाज आती है और लोहे का पाइप घुमाने वाला एक गुंडा दूर जा गिरता है। ये क्या बकवास है? इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, एक और आवाज आती है और आगे बढ़ने वाला दूसरा आदमी भी एक एक्शन मूवी की तरह हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। वहां पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। लियो पीछे देखने का मौका निकालता है और उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। उसका पतला बॉस दोनों बाहों में एक सुंदर लड़की को पकड़े हुए है। उसका एक पैर पीछे है। साफ है कि उसी ने उन दोनों को हवा में उड़ाया था। इस भीड़ से घिर जाने के बाद मेरा गुस्सा आसमान पर पहुंच चुका है। एलेना पहले ही बेहोश हो चुकी है, मेरी बाहों में ढीली पड़ी है, जिसकी वजह से हिलना डुलना मुश्किल हो रहा है। यह लोग सच में अजीब हैं जो मुझे लड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। तभी दूर मुझे इस शरीर के पुराने मालिक की एक गर्लफ्रेंड दिखती है और उसके साथ हैरत की बात है कि टीना और कुछ और लड़कियां भी हैं। यह देखकर मैं अपना हाथ उठाता हूँ और आवाज देता हूँ, एम्बर, वहां खड़ी मत रहो, आओ और इसका ध्यान रखने में मदद करो। एम्बर हाल ही में रिश्ता खत्म होने की वजह से उदास थी, लेकिन $1 मिलियन का ब्रेकअप पेमेंट मिलने के बाद वह अभी भी मेरी बात मान रही है। इसीलिए वह तुरंत टीना को अपने साथ खींच लाती है। माफ करना, तुम्हें थोड़ी देर यहाँ लेटना पड़ेगा। उनके आने से पहले मैं जल्दी से एलेना को आराम से जमीन पर लेटा देता हूँ। मैं अपने कंधे झटकता हूँ, अपने हाथ पैर खोलता हूँ और सीधे भीड़ पर टूट पड़ता हूँ। इसके बाद वहां दर्द से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। एम्बर, जिसने अभी एलेना को संभाला है, और टीना दोनों तुरंत हैरान रह जाती हैं। कितने कूल हैं, वह सच में बहुत कूल है। हैरानी, इज्जत, तेज धड़कन और जज्बात का तूफान। ऐसी कौन सी लड़की है जो ऐसे मर्द को पसंद नहीं करेगी, जो पैसे भी कमाए और उसकी हिफाजत भी करे? और अभी मैं बिल्कुल वैसा ही मर्द हूँ। हाथ पकड़ना, घुटने से मारना, कोहनी का वार और घूमकर लात मारना, ये सब ऐसे हो रहा था जैसे 100 बार पहले से प्रैक्टिस किया गया हो, बिना किसी रुकावट के। रात के 11 बजे से ज्यादा हो चुके हैं। बार में बहुत भीड़ है। इस धमाकेदार सीन को देखकर सब लोग मजा लेने के लिए बाहर भागते हैं। सिर्फ लूकस एक कोने में खड़ा है। उसके चेहरे का रंग बदल रहा है। ये क्या हो रहा है? केन स्टर्लिंग सच में ऐसी लड़ाई लड़ सकता है? एक बड़ा अमीर आदमी जो न सिर्फ इलाज करने में माहिर है, बल्कि एक खतरनाक लड़का भी है। यह तो बिल्कुल उसके जैसा ही लग रहा है। लूकस, क्या हम बीच में जाएंगे? टोनी घबराहट में अपने पैर पटकता है। बाहर पूरी तरह दंगा हो रहा है। अगर हम नहीं गए तो बॉस पैंथर बहुत गुस्सा होंगे। इसका इल्जाम किस पर आएगा? लूकस काफी धीरे से सांस लेता है। ठीक है, तुम लोग इसे संभालो, मैं इसमें नहीं पड़ूंगा। जैसे ही लूकस हाँ करता है, टोनी अपने कुछ भाइयों को इकट्ठा करता है और बाहर भागता है। बाहर का हंगामा लगभग खत्म होने वाला है। अपने आदमियों को एक एक करके गिरते देख वॉली बिना कुछ बोले भागने के लिए घूमता है। उसे भागने की कोशिश करते देख मेरी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। मैं आराम से जमीन से एक छोटा पत्थर उठाता हूँ और उसे फेंकता हूँ। पत्थर हवा में उड़ता हुआ सीधे उसके टखने पर लगता है। उसका पैर फिसलता है और वह जोर से जमीन पर गिर जाता है। लियो, उसे यहाँ खींच कर लाओ। मेरी आवाज तेज नहीं है, लेकिन उसमें बहुत ठंडक है। ऑर्डर मिलते ही लियो एक हाथ से वॉली का कॉलर पकड़ता है और उसे मेरे सामने खींच लाता है। वह अपना पैर उठाता है और वॉली के घुटने के पीछे मारता है, जो पहले ही पत्थर की चोट से परेशान था। लात लगते ही वॉली के घुटने टिक जाते हैं और वह जोर से जमीन पर गिर जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं बॉस टाइसन का आदमी हूँ। यह सुनकर मैं सीधे उसके चेहरे पर लात मारता हूँ। टाइसन कौन है वह? मैं गुस्से से हंसता हूँ। वापस जाओ और अपने टाइसन से कहो कि पता करे मैं कौन हूँ। उसके पास 3 दिन है खुद आकर माफी मांगने के लिए, नहीं तो तुम्हारे पूरे गैंग का नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। और अगर तुम पता नहीं कर पाए कि मैं कौन हूँ तो और भी अच्छा है, तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं होगा, समझ गए? मैं अपना एक एक शब्द गुस्से से बोलता हूँ। समझ गया, समझ गया, मैं उसे बता दूंगा। वॉली का मुंह खून से भरा है, उसका दिल नफरत से जल रहा है। बॉस टाइसन से माफी मंगवाएगा? तुम खुद को समझते क्या हो? लेकिन अभी के लिए उसे डरना ही पड़ेगा। लेकिन मैं उसे इतनी आराम से कैसे जाने दे सकता हूँ? खबर पहुंचाने के लिए सिर्फ मुंह की जरूरत होती है। लियो, इसके हाथ पैर तोड़ दो। क्या? क्या? वॉली अपना सिर झटकता है। उसकी आंखें हैरत से खुल जाती हैं।
ऐसे गुंडों से निपटने के लिए लियो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता। एक तेज टूटने की आवाज आती है और वॉली के चीखने की आवाज पूरी सड़क पर गूंज उठती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वॉली के साथ किया गया था। बार के सिक्योरिटी गार्ड्स आखिरकार घबराहट में बाहर भागते हुए आते हैं। मैं इन बेकार लोगों पर ध्यान नहीं देता और लियो और उसके दो लोगों की तरफ मुड़ता हूँ। तुम लोग कैसे हो? किसी को चोट तो नहीं लगी? हम ठीक हैं, दोनों बॉडीगार्ड्स दर्द से दांत पीसते हुए जवाब देते हैं। मैंने ध्यान दिया कि उनके कपड़े मिट्टी और खून के धब्बों से भरे हैं। उन्हें चोट लगी है और फिर भी कह रहे हैं कि वे ठीक हैं। मैं लियो की तरफ मुड़ा। हर एक को $1,00,000 दो, उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, उनका अच्छा इलाज करवाओ। अगर कम पड़े तो मेरे पास और पैसे लेने आ जाना। यह सुनकर लियो थोड़ा हैरान होता है। बॉस सच में अब एक बिल्कुल बदले हुए इंसान लग रहे हैं। पहले ऐसी सिचुएशन में क्या बॉस उन्हें बेकार कहकर गाली नहीं देते थे? बॉस ने अपने आदमियों की परवाह करना कब से शुरू कर दिया, लेकिन वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अभी के बॉस उसे पहले से कहीं ज्यादा पसंद आ रहे हैं। उनके ख्यालों को इग्नोर करते हुए मैं लियो से आगे कहता हूँ, उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, मैं पहले मिस सलीवन को घर छोड़ देता हूँ। लियो कहने ही वाला होता है कि आप बिना सिक्योरिटी के नहीं जा सकते, लेकिन जमीन पर पड़े गुंडों को देखकर वह चुप हो जाता है। वह बस मुड़ता है और गाड़ी लेने पार्किंग लॉट की तरफ जाता है और दोनों बॉडीगार्ड्स को हॉस्पिटल ले जाता है। मैं जल्दी से एलेना के पास जाता हूँ। मिस्टर स्टर्लिंग, इनका माथा बहुत गर्म हो रहा है। एम्बर मुझे देखते ही जल्दी से कहती है। मैं थोड़ा गुस्से में अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका माथा छूता हूँ। उसे बहुत तेज बुखार है। तभी टीना शर्म से लाल चेहरे के साथ बोलती है, मैंने मैंने इनकी पल्स चेक की है। लगता है उन्हें कोई नशा दिया गया है। साफ पता चल रहा था कि जो ड्रिंक वॉली ने पहले उसे दी थी उसमें कुछ मिलाया गया था। मैं अंदर ही अंदर हंसता हूँ। अगर मैं आज रात नहीं आता तो लूकस का काम सच में बन गया होता। हीरो लड़की को बचाता है और नशे की हालत में उसकी मदद करता है। ये बिल्कुल किसी पुराने सीरियल की कहानी जैसा साफ दिख रहा था। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता। मैं एलेना को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता हूँ। गाड़ी में एलेना बिल्कुल बेहोशी की हालत में है। बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी। वह इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही और उसके कपड़े धीरे धीरे खिसकने लगते हैं। मैं अपनी नजर सड़क पर रखता हूँ और साथ ही साथ बगल वाली सीट पर भी थोड़ी नजर डालता हूँ। सच कहूँ तो यह नजारा किसी भी आम मर्द का दिमाग खराब कर दे। कोई और होता तो कब का अपना कंट्रोल खो चुका होता। मेरे लिए भी यह एक सुनहरा मौका था, लेकिन सिस्टम ने मुझे पहले ही बताया था कि आम लड़कियों के साथ मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन ये फीमेल लीड्स अलग हैं। उनका नसीब हीरो के साथ जुड़ा हुआ है। उन्हें छूने की दो शर्तें हैं। पहली, वह पूरे होश में होनी चाहिए। दूसरी, कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इस वक्त एलेना ने वह नशा किया हुआ है और वह सबसे कमजोर हालत में है, लेकिन इसके बाद क्या होगा? मैं कोई हीरो नहीं हूँ। मेरे पास वह जादुई ताकत नहीं है जो एक रात के बाद किसी लड़की को मेरे प्यार में पागल कर दे। अगर कल एलेना अपनी आंखें खोलेगी और उसे पता चलेगा कि उसका फायदा उठाया गया है, तो वह हीरो के असर में आकर मेरे खिलाफ हो जाएगी और मुझ पर गलत काम करने का इल्जाम लगा देगी। क्या मैं एक आम बेकार विलन नहीं बन जाऊंगा? ऐसा विलन जिसे हीरो मिट्टी में मिला देता है और जिसे वापस उठने का कोई मौका नहीं मिलता। यह सोचकर मैं थोड़े अफसोस के साथ आह भरता हूँ। अफसोस की बात है, लेकिन आज रात मैं एक शरीफ इंसान बनकर रहूंगा। मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ाता हूँ और सीधा अपने विला की तरफ निकल जाता हूँ। यह कहना कि नशा उतारने के लिए गलत काम करना ही पड़ेगा वरना मौत हो जाएगी, बिल्कुल बकवास है। हकीकत ऐसी नहीं होती। ये नशे आपको परेशान जरूर करते हैं, लेकिन अगर आप कुछ घंटे बर्दाश्त कर लें तो इसका असर अपने आप खत्म हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा उस इंसान को थोड़ी तकलीफ होगी। जल्द ही रिजमोंट विला आ जाता है और मैं बेहोश एलेना को गाड़ी से बाहर निकालता हूँ। वह पहले ही मुझसे चिपकी हुई है और मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है। वह बार बार मेरे चेहरे को छू रही है। उसने मेरे गले में हाथ डाले हुए हैं और मेरी स्किन पर काट रही है। मैं खुद को बचा भी नहीं पा रहा हूँ। मैं बस अपने दांत पीसकर उसे बाथरूम में ले जाता हूँ। ठंडे पानी का शावर पूरा खोल देता हूँ और उसे सीधा ट्यूब में बिठा देता हूँ। ठंडा पानी ऊपर गिरता है। एलेना कांप उठती है और उसका दिमाग आखिरकार थोड़ा साफ होता है। उसे सब कुछ धुंधला याद है। उसे थोड़ा थोड़ा याद है कि वह गुंडों से टकरा गई थी और मुसीबत में थी। अंकल स्टर्लिंग ने उसे बचाया था। अचानक उसके दिमाग में एक तस्वीर आती है। एलेना झटके से उठती है और जल्दी से आसपास देखती है। कमरा बहुत बड़ा है और वहाँ तेज रोशनी है। यूरोपियन स्टाइल का डिजाइन, सोने के रंग की छत जो साफ तौर पर बहुत महंगी लग रही थी, लेकिन उसने यह जगह पहले कभी नहीं देखी थी। वह खुद को नीचे देखती है। उसने एक मोटा बाथरोब पहना हुआ है जो पूरी तरह बंद है और कुछ भी दिख नहीं रहा है, लेकिन यह उसका घर नहीं है। उसका दिल घबरा जाता है। वह जल्दी से रोब खोलकर चेक करती है। अगले ही पल वह सुन्न हो जाती है। उसके अंदर के कपड़े गायब हैं। उसके पैर कांपने लगते हैं और वह जमीन पर गिर जाती है। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगता है। उसका सिर घूम रहा है, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर रहा है। कोई दर्द नहीं है। ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा जैसा लोग इंटरनेट पर बताते हैं। उसका दिमाग उलझन से भर जाता है। वह जल्दी से बेल्ट वापस बांधती है और बाहर की तरफ भागती है। पूरे विला में रोशनी है, लेकिन वहां कोई भी इंसान नहीं दिख रहा। जब वह नीचे पहुंचती है तभी उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है। मैं सोफा पर पैर रखकर बैठा हूं और अपना फोन चला रहा हूं। अंकल स्टर्लिंग। आवाज सुनकर मैं ऊपर देखता हूं। तुम उठ गई? एलेना का दिल बैठ जाता है। मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या तुम्हें याद है कि पहले क्या हुआ था?
मैं अपना फोन रखता हूँ और अपने पास वाले सोफा की तरफ इशारा करता हूँ। एलेना चुपचाप बैठ जाती है, पहले धीरे से हाँ में सिर हिलाती है, फिर ना में सिर हिला देती है। उसे पहले की थोड़ी बातें याद हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके दिमाग में धुंध छाई हुई है और कुछ भी साफ याद नहीं आ रहा। उसे धुंधला सा याद है कि उसने अंकल स्टर्लिंग को जोर से गले लगाया था। जैसे ही यह ख्याल आता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। क्या उसने सच में अंकल स्टर्लिंग के साथ ऐसा किया था? यह सोचकर एलेना अपने ख्यालों को वहीं रोक देती है और आगे सोचने की हिम्मत नहीं करती। मैं उसके दिल की हलचल को साफ समझ जाता हूँ। कुछ बातें तुम्हें साफ नहीं है ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। वॉली नाम के एक लड़के ने तुम्हें एक ड्रिंक दी थी, याद है? एलेना हाँ में सिर हिलाती है। मैं आगे बोलता हूँ, उसने उस ड्रिंक में कुछ मिलाया था। मैं उस वक्त तुम्हें बाहर ले आया और तुम्हें घर छोड़ने का प्लान बना रहा था, लेकिन नशे ने बहुत जल्दी असर कर दिया और तुम घर नहीं पहुंच पाती। अगर तुम्हारे घर वालों या किसी डॉक्टर को पता चलता तो बातें बनने लगती, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। मेरी बात सुनकर एलेना याद करने की बहुत कोशिश करती है। लगता है ये सही है। तो मेरे कपड़ों का क्या हुआ? नशे को कम करने के लिए मैंने तुम्हें थोड़ी देर ठंडे पानी में बिठाया था, जिससे तुम्हारे कपड़े भीग गए थे। मैं आराम से बोलता हूँ, लेकिन तुम्हें ठंड न लगे इसलिए मैंने हाउसकीपर से कहकर तुम्हारे बाल और शरीर सुखवाए और तुम्हें रोब पहनाया। आपने हाउसकीपर से मेरे कपड़े बदलवाए? एलेना अचानक इस बात पर ध्यान देती है। मैं अपने कंधे उचकाता हूँ। क्यों? तुम्हें लगा मैंने खुद किया? यह सुनकर एलेना को और भी अजीब लगता है, क्योंकि उसे धुंधला सा याद है कि वह केन स्टर्लिंग पर झुक गई थी और उसे जोर से किस किया था। अब तो वह मुझसे सीधे आंख मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही है। उसकी इस हालत को देखकर मैं आराम से अपना हाथ हिलाता हूँ। अभी बहुत रात हो गई है अंकल स्टर्लिंग, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकती हूँ? ये पक्का करने के बाद कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, एलेना आखिरकार आराम महसूस करती है और आराम से बोलती है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सवाल यह है कि क्या तुम्हें लोगों की बातों की चिंता है? मैं उस पर एक आम नजर डालता हूँ। मैंने ध्यान दिया कि मैं उसके स्टैट्स देख सकता हूँ और उसकी अफेक्शन सच में 62% पर पहुंच गई है। सिस्टम के मुताबिक जब तक ये फीमेल लीड्स विलन के लिए अफेक्शन बढ़ाती हैं, मैं उनकी पूरी डिटेल्स देख सकता हूँ। आम लोगों के लिए जब ट्रस्ट 90% पर पहुंच जाता है तो वे पूरी तरह मेरे आगे झुक जाते हैं, और एक बार जब किसी फीमेल लीड की अफेक्शन 90% से ऊपर चली जाती है तो मैं हीरो की किस्मत को पूरी तरह इग्नोर कर सकता हूँ। रिजमोंड विला में बहुत सारे कमरे हैं। मैं कोई भी एक कमरा चुनता हूँ और कहता हूँ, जब तुम्हारे कपड़े धुलकर सूख जाएंगे तो हाउसकीपर उन्हें ले आएगी। मेरे इस अच्छे इंतजाम को देखकर एलेना सोच में पड़ जाती है। वह धीरे से बिस्तर के पास जाती है, नीचे देखती है और पाती है कि चादर और कंबल बिल्कुल नए हैं, जो अभी बदले गए हैं। उन्होंने इस बारे में भी सोचा। पहली बार उसे महसूस होता है कि एक समझदार मर्द का ध्यान रखना कैसा होता है। अंकल स्टर्लिंग सिर्फ हैंडसम ही नहीं है, बल्कि वे बहुत ध्यान रखने वाले भी हैं। वे जैसे लड़कियों का दिल जीतने के लिए ही बने हैं। जब वह यह सोच ही रही होती है, तभी वह तस्वीर अचानक उसके दिमाग में वापस आती है। मेरा हैंडसम चेहरा, मजबूत शरीर, ताकतवर बाहें और वह भरोसेमंद मर्दाना एहसास, ये सब उसके दिमाग में घूमने लगता है। क्या किसी के लिए फीलिंग्स होना ऐसा ही होता है? एलेना जोर से अपना सिर हिलाती है। मुझे उनके लिए फीलिंग्स कैसे हो सकती हैं? नामुमकिन है। मैं तो उनके बेटे से सिर्फ 4 साल बड़ी हूँ, लेकिन वे सच में बहुत हैंडसम, शरीफ और भरोसेमंद हैं। उनकी बाहों में होना कितना सेफ महसूस होता होगा, लेकिन वे मुझसे बड़े हैं। मैं ऐसा नहीं सोच सकती। उसके दिमागर के अंदर अच्छे और बुरे ख्याल आपस में लड़ने लगते हैं। जब यह बहस चल रही होती है, उसे नींद आने लगती है। शायद अभी तक नशे का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। जब वह अगली सुबह उठती है तो वह उस रोब को खुद धोकर साफ कर देती है। सुबह जब मैं बाहर टंगे हुए रोब को देखता हूँ तो मैं बिल्कुल हैरान रह जाता हूँ। घर में नौकर है। ये लड़की क्या कर रही है? और सुबह सुबह उसने मुझे 200 विलन पॉइंट्स दे दिए। उसने ऐसा क्या किया? कुछ समझ न आने पर मैं अपना सिर हिलाता हूँ और चला जाता हूँ। इस बीच ब्लू शेल बार के एक प्राइवेट कमरे में टाइसन लोहे की गोलियों से खेलते हुए गुस्से से भरे चेहरे के साथ सीसीटीवी फुटेज को घूरता है। जैसे ही वह स्क्रीन पर सलिवन खानदान की बेटी को पहचानता है, उसका दिल करता है कि वह मुसीबत खड़ी करने वाले अपने उस आदमी को जान से मार दे। उसने एक ही बार में स्टर्लिंग और सलिवन दोनों परिवारों को गुस्सा दिला दिया था। टाइसन घबराहट में अपनी सोने की चेन को रगड़ता है। गाड़ी निकालो, मैं खुद माफी मांगने जा रहा हूँ। सलिवन मैनर में वापस आकर एलेना बार बार उस बचाने वाली वीडियो को देखती है जिसमें मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वह अचानक हंसती है और उसके गालों पर डिम्पल बनते हैं। तो बड़े लोग भी लड़ते वक्त अपनी टाई खराब कर लेते हैं। उसके हाथ की उंगली बिना सोचे समझे स्क्रीन पर मेरे चेहरे को छूती है। अचानक जब उसे समझ आता है कि वह क्या कर रही है तो वह टैबलेट को सोफा पर फेंक देती है। एलेना, क्या तुम पागल हो गई हो? लेकिन उसके लाल होते कान पहले ही उसके दिल का हाल बता रहे हैं। मिस्टर स्टर्लिंग, पुलिस आपसे मिलने आई है। स्टर्लिंग टावर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर का ऑफिस। लूकस पर नजर रखने का काम देने के बाद मैं अपनी भौहें उठाता हूँ। अटर्नी डीन को इसे संभालने दो। मैं आराम से अपना पेन घुमाता हूँ। ऐसे छोटे मामले के लिए मुझे खुद ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पैसे की ताकत इस वक्त साफ दिखती है। लड़ाई वही थी, लेकिन हीरो जेल में बैठा है और विलन आजाद घूम रहा है। यही हकीकत है। फोन रखने के बाद मैं शहर के मॉडल को देखता हूँ और सोच में डूब जाता हूँ। किस्मत के सहारे चलने वाले उस कीड़े को कुचलने के लिए मुझे हर तरफ से कोशिश करनी होगी। उसके मौकों को छीनना होगा,
फीमेल लीड्स को अपनी तरफ करना होगा और अपनी ताकत को और मजबूत करना होगा। सिस्टम, जबरदस्ती की हद कहाँ तक है? मेरे हाथ में पेन इतनी तेज घूमता है कि धुंधला दिखने लगता है। जब तक आप ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, कोई भी बिजनेस का तरीका चलेगा, वह रोबोटिक आवाज गोलमोल जवाब देती है। जैसे ही मैं अपनी अगली चाल चलने का प्लान बना रहा होता हूँ, तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। डेजी नाम का एक प्रोफाइल चमक रहा है। मिस्टर स्टर्लिंग, क्या मैं आपको कॉफी पिला सकती हूँ? ये वही औरत है जो कल रात टीना के साथ थी। यह देखकर मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ, ये कोई फीमेल लीड नहीं है, लेकिन यह एक अच्छी मोहरा बन सकती है। 2 o'clock, मैंशन कैफे। मेरा छोटा सा जवाब सेल्स ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट को खुशी से पागल कर देता है। डेजी की उंगलियां खुशी से कांपने लगती हैं और वह शहर के सबसे महंगे कैफे को बुक करने के लिए दौड़ती है। जैसे ही वह एक अमीर जिंदगी के सपने देख रही होती है, एक तेज रिंगटोन उसके सपने को तोड़ देती है। कॉलर आईडी पर वेस्ली का नाम देखकर उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। क्या तुम्हारा हो गया? वह गुस्से में फोन पर चिल्लाती है, जो अभी थोड़ी देर पहले की उसकी मीठी आवाज से बिल्कुल अलग थी। दूसरी तरफ से एक कमजोर और मिन्नत करती हुई आवाज आती है। डेजी, मेरी माँ को कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मुझे सर्जरी के लिए 30,000 चाहिए। मैंने जैसे तैसे सिर्फ 10,000 जमा किए हैं। क्या तुम मेरे लिए बाकी के 20,000 दे सकती हो? क्या 20,000? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बैंक चलाती हूँ? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, डेजी गुस्से में फट पड़ती है। उसे अचानक याद आता है कि पास में उसके साथ काम करने वाले लोग हैं। चेहरा लाल करके वह मुड़ती है और कॉरिडोर के आखिरी कोने की तरफ चली जाती है। वेस्ली, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? 1 साल से हम डेट कर रहे हैं। तुमने मुझ पर कितने पैसे खर्च किए हैं? क्या तुमने कभी डिनर के पैसे देने के लिए जिद की? क्या तुमने कभी मूवी की टिकट्स खरीदी? और अब तुम सीधा 20,000 मांग रहे हो? मुझे माफ कर दो डेजी, मैं सिर्फ इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम अभी भी साथ हैं। क्या तुम इस तरह से नहीं सोच सकती? दूसरी तरफ से आवाज और कमजोर होती जाती है, जैसे उसकी सांस फूल रही हो। इस पर डेजी ठंडी हंसी हंसती है। साथ? कुछ बार हाथ पकड़ना साथ होना होता है। डेजी, तुम ये क्या कह रही हो? वेस्ली सुन्न हो जाता है और उसकी आवाज बदल जाती है। मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें नहीं पता? हमारे बीच सब खत्म हो गया है, समझ गए? वेस्ली बिल्कुल दंग रह जाता है। डेजी, क्या तुम्हारे लिए पैसा मुझसे ज्यादा जरूरी है? तुम मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ रही हो ताकि तुम्हें पैसे उधार न देने पड़े? हाँ, पैसा जरूरी है। मैं तुमसे ब्रेकअप ही इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं पैसे उधार देने से डरती हूँ। वह जितना गुस्सा होती है, उतनी ही तेज आवाज में बोलती है। ये पैसा मैंने धूप और हवा में घर बेच बेचकर मेहनत से कमाया है, और तुम इसे उधार लेना चाहते हो? तुम उन ऑनलाइन नॉवेल्स को लिखकर महीने में मुश्किल से 1,000 कमाते हो। तुम मुझे वापस कैसे करोगे? लेकिन मेरी माँ सच में बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, मुझे पता है, लेकिन डेजी एक गहरी सांस लेती है और अपनी आवाज धीमी करती है। वेस्ली, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। मैं अपनी जिंदगी मेट्रो में धक्के खाते हुए, बाहर का खाना खाते हुए और एक छोटे से अपार्टमेंट में बिना बैल्कनी के रहकर नहीं बिताना चाहती। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ थोड़ी देर के लिए खामोशी छा जाती है। फिर वेस्ली धीरे से बोलता है, डेजी, क्या तुमने सच में ब्रेकअप करने का मन बना लिया है? डेजी काफी समय से ब्रेकअप करना चाहती थी। वह बस उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी और उम्मीद कर रही थी कि वह उसकी बेरुखी को समझकर खुद ही इसे खत्म कर देगा। लेकिन यह लड़का हमेशा अपने कीबोर्ड में खोया रहता था, अपनी नॉवेल्स की दुनिया में गुम, और उसकी इस दूरी से बिल्कुल बेखबर था। डेजी अपनी आंखें बंद करती है, कहती है, हमारे बीच सब खत्म, और फोन काट देती है। वह एक गहरी सांस लेती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। ओह हाँ, आज दोपहर को मुझे मिस्टर स्टर्लिंग से कैफे में मिलना है। सिर्फ यह सोचकर ही उसका मूड तुरंत अच्छा हो जाता है। इस बीच सेंट्रल हॉस्पिटल के गेट पर एक नौजवान हॉस्पिटल की बिल्डिंग के सामने सीढ़ियों पर बैठा है। वह अपने फोन को जोर से पकड़े हुए है और उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल है, सब खत्म हो गया। माँ बीमार है और पैसे चाहिए। उसने अपने हर रिश्तेदार से बात की, लेकिन एक सबसे अच्छे दोस्त के अलावा जिसने उसे 10,000 दिए थे, बाकी सबने मदद करने से मना कर दिया। ये रिश्तेदार बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी गर्लफ्रेंड इतनी पत्थर दिल होगी। तुम्हारे पास साफ तौर पर पैसे हैं, लेकिन तुम मेरी माँ को बचाने से मना कर रही हो, क्यों? वह कांपती हुई आवाज में धीरे से गुस्से में बोलता है। डेजी, तुम ये याद रखना, जब मेरा वक्त बदलेगा तो तुम्हें आज जो तुमने किया उस पर बहुत पछतावा होगा। तभी उसका सिर अचानक भारी होने लगता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह बेहोश हो जाता है। उसे नहीं पता कि कितना वक्त बीत जाता है जब वेस्ली धीरे से अपनी आंखें खोलता है और खुद को हॉस्पिटल के बिस्तर पर पाता है। वह थोड़ा घबराया हुआ महसूस करता है, लेकिन जैसे ही वह अपना सिर घुमाता है, उसे अपने दिमाग में कुछ नया महसूस होता है, जैसे उसके दिमाग में एक बहुत बड़ी किताबों की अलमारी लग गई हो जो नॉवेल्स से पूरी भरी हुई है। ये क्या है? वेस्ली बिल्कुल हैरान है। वह आराम से अलमारी से सबसे पहली किताब निकालता है और पहला पेज खोलता है। यह बैटल ऑरा की दुनिया है, किंग ऑफ किंग्स।
कोई जादू नहीं, सिर्फ बैटल ऑरा जो अपनी सबसे ऊंची स्टेज पर है। यह एक लाइन वेस्ली को पसंद आ जाती है। वह तुरंत आगे पढ़ने लगता है। किस्मत एक पहिया की तरह घूमती है। किसी गरीब नौजवान को कभी कमजोर मत समझो। वह एक दिन पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। एक नई दुनिया, दिलचस्प कहानी। वह जितना पढ़ता है उतना ही इसमें खो जाता है। एक नॉवेल ऐसी ही होनी चाहिए और इसके हीरो की कहानी भी कुछ उसकी कहानी जैसी ही है। इस बीच उसका सबसे अच्छा दोस्त, जिसने उसे 10,000 फ्रैंक्स दिए थे, हाथ में फल लेकर उसके पास आ रहा है। जैसे ही वह मैंशन कैफे के पास से गुजरता है, उसे अचानक एक जानी पहचानी पीठ दिखती है। डेजी। वह यहाँ क्या कर रही है? फ्रैंक वहीं रुक जाता है और उसे सब समझ में आ जाता है। वह तुरंत अपना फोन निकालता है और वेस्ली को कॉल करता है। वेस्ली, मैंने अभी डेजी को मैंशन कैफे के अंदर जाते देखा। वहाँ एक कॉफी की कीमत ही कई सौ से शुरू होती है। डेजी की सैलरी तो आम है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए खर्च करने के लिए? वेस्ली का दिमाग घूम जाता है और वह तुरंत सब समझ जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उनका अभी ब्रेकअप हुआ है। फ्रैंक ब्रेकअप के बारे में सुनकर हैरान हो जाता है, फिर धीरे से बोलता है, वेस्ली, ये क्या हो रहा है? ब्रेकअप होना कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हें कम से कम आमने सामने बात करनी चाहिए थी, है ना? फोन पर ऐसा करना, और अब इस सिचुएशन को देखकर लगता है उसने तुमसे रिश्ता तोड़ने से पहले ही किसी और से दोस्ती कर ली थी। क्या तुम सच में यह बर्दाश्त कर सकते हो? तो तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं? वेस्ली की आवाज अचानक बढ़ जाती है। जरूर दुख होता है। डेजी वही थी जिसे वह सच में चाहता था। अगर वह उसे इतनी आसानी से छोड़ पाता तो वह रोज बड़ा आदमी बनने के सपने नहीं देखता ताकि उसे पछतावा हो सके। अगर तुम मुझसे पूछो, अगर उसने सच में किसी और से दोस्ती कर ली है तो शरीफ बनना छोड़ो और उसके सामने जाओ, चाहे बात कितनी भी बिगड़ जाए। तुम्हें आमने सामने जवाब चाहिए। वेस्ली हिचकिचाता है। उसके सामने खुद जाकर बात करना उसे अपनी इज्जत के खिलाफ लगता है, लेकिन जब वह सोचता है कि उसने कितनी आसानी से उसे छोड़ दिया था तो वह अपने दांत पीसता है। ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं अभी वहां आ रहा हूँ। इस बीच मैंशन कैफे पर मैं लियो और 4 बॉडीगार्ड्स के साथ दरवाजे पर पहुंचता हूँ। डेजी मुझे तुरंत देख लेती है और हाथ हिलाकर इशारा करती है। मिस्टर स्टर्लिंग, यहाँ पर। तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। मैं मुस्कुराते हुए बैठता हूँ और यह बात कहता हूँ। डेजी बहुत खुश हो जाती है और अंदर ही अंदर खुद को शुक्रिया कहती है कि उसने तैयार होने में मेहनत की। आप सच में तारीफ करना जानते हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया मिस्टर स्टर्लिंग। मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता और सीधा मुद्दे पर आता हूँ। मुझे बातों को घुमाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं साफ बोलूंगा। हम कल पहली बार मिले थे। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम दोस्त हैं? मुश्किल से। अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे या तो किसी काम के लिए बुलाया है या फिर मेरे करीब आने के लिए। तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि यह कोई काम तो नहीं है, तो साफ बात है कि तुम मेरे करीब आना चाहती हो। इतनी साफ बात सुनकर डेजी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वह हकबकाने लगती है और उसके मुंह से ठीक से शब्द भी नहीं निकलते। जो भी कहना है साफ साफ कह दो। जब मैं यहाँ आया हूँ तो यही सब सोचकर आया हूँ। यह सुनकर डेजी आखिरकार हिम्मत करती है और अपने आने की वजह बताती है। मिस्टर स्टर्लिंग, क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं? उसे डर है कि अगर उसने अभी सच नहीं बोला तो यह मौका हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल जाएगा। मैं मुस्कुराता हूँ। जो चाहिए उसे साफ साफ मांगना उन अजीब लड़कियों से कहीं बेहतर है जो पैसे के पीछे भागती हैं। मेरे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे 3 नियम हैं। अगर तुम इन्हें मान सकती हो तो हम अभी चल सकते हैं। पहला नियम, अब से तुम किसी भी दूसरे मर्द के करीब नहीं जाओगी। डेटिंग तो दूर की बात है, तुम्हारा कोई लड़का दोस्त भी नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा और न ही सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा। तीसरा नियम, अब से सिर्फ मैं ही तुमसे बात करूंगा। तुम खुद से मुझे फोन या मैसेज नहीं करोगी। मेरी शर्तें बहुत आसान हैं, बस यही सब है। मैं सब कुछ एक बार में ही साफ कर देता हूँ। हाँ, जब तुम मेरे साथ इस रास्ते पर चल रही हो तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं रखूंगा। मैं पैसे, खाने, कपड़े और रहने सहने में कोई कंजूसी नहीं करूंगा। जो चाहिए चुन लो। जब हम अलग भी होंगे तब भी मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा कि तुम कुछ वक्त आराम से रह सको। अगर यकीन नहीं है तो अपनी दोस्त एम्बर से पूछ लो। एम्बर ने भी तुमसे ये बात की थी। यह सुनकर डेजी हैरान रह गई, लेकिन फिर उसे ये बात आम लगती है। आखिर कौन अपनी मर्जी से ऐसी बातें सबको बताता फिरेगा? तुम्हारे पास सोचने के लिए 2 मिनट हैं। 2 मिनट के बाद मुझे साफ जवाब चाहिए। मिस्टर स्टर्लिंग, क्या आप मुझे बुरा समझेंगे? डेजी अपना होंठ चबाती है और सीधा जवाब नहीं देती। वह अंदर से जानती है कि दूसरों की नजर में जो वह अभी कर रही है वह बहुत बुरा और शर्मनाक लगता होगा, लेकिन मेरा जवाब उसे हैरान कर देता है। नहीं, लोग खुद को खुश रखने के लिए जीते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। बाहर के लोग तो बस बातें बनाते हैं। तुम अलग हो, तुम सुंदर हो और तुम्हारा शरीर भी अच्छा है। तुम्हारे पास एक बेहतर जिंदगी चुनने की ताकत है। मैं तुम्हें बुरा क्यों समझूंगा? डेजी को लगता है कि उसने गलत सुना है। पहली बार किसी ने किसी के साथ पैसे के लिए रहने की बात इतने आराम से की थी, जैसे इसमें कोई गंदी या शर्मनाक बात ना हो। क्या मैं ऐसा लगता हूँ जिसे तुम्हें खुश करने के लिए झूठी बातें करनी पड़े? मैं उसे तिरछी नजर से देखता हूँ। मेरा बोलने का तरीका थोड़ा मजाकिया था। लड़कियों को मीठी बातों से फंसाना खाली बैठे मर्दों का काम है। मैं, केन स्टर्लिंग, ऐसे बोरिंग खेलों में अपना वक्त खराब नहीं करता। लगभग 20 मिनट बाद मैं बिल देने के लिए खड़ा होता हूँ और जाने की तैयारी करता हूँ। जैसे ही हम बाहर आते हैं, डेजी चुपके से अपना हाथ मेरे हाथ में डाल देती है, क्योंकि उसे मना करने की कोई वजह नहीं मिलती।
मिस्टर स्टर्लिंग, अब आगे कहाँ चलना है? मैं थोड़ा मुस्कुराता हूँ। पहले हम कपड़ों की शॉपिंग के लिए चलेंगे। जो तुमने अभी पहना है वह अच्छा है, लेकिन मेरे साथ खड़े होने के लिए सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है। यह सुनकर डेजी की धड़कन तेज हो जाती है। तो एक अमीर आदमी के साथ रहने का ऐसा एहसास होता है, एक बार बोला और क्रेडिट कार्ड बाहर आ गया। कोई हैरानी की बात नहीं कि क्यों इतनी सारी लड़कियां किसी अमीर के साथ रहना पसंद करती हैं, बजाय इसके कि किसी गरीब के साथ पूरी जिंदगी गुजारें। यह याद करते हुए कि कैसे वेस्ली उसे सिर्फ $10 से कम के स्ट्रीट स्टॉल्स पर नूडल्स खिलाने ले जाता था, डेजी का दिल दुखने लगता है। तभी एक चिल्लाहट उसे हकीकत में वापस लाती है। गली के कोने से दो लोग तेजी से आते हैं। इससे पहले कि वे पास आते, मेरे आदमियों ने उन्हें रोक दिया। डेजी ध्यान से देखती है। वेस्ली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ? डेजी, मैंने सच में तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। वेस्ली उसे गुस्से से घूरता है। उसके शब्द सुई की तरह चुभने वाले थे। उसके पास खड़ा फ्रैंक मुझे लग्जरी कार से बाहर आते हुए देखता है और उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह जाती हैं। तुमने सुबह मुझसे ब्रेकअप किया और दोपहर तक तुम किसी और लड़के के साथ घूम रही हो। तुम सच में बहुत भोली और शरीफ हो, है ना? डेजी को इतना गुस्सा आता है कि वह पलटकर जवाब देना चाहती है, लेकिन वह अपने गुस्से को पी जाती है और पहले मुझे सब कुछ समझाना चाहती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोले, मैं अपना हाथ उठाकर उसे रोक देता हूँ। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। यह कहने के बाद मैं उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखता और बॉडीगार्ड्स के साथ कार में बैठ जाता हूँ। वेस्ली और फ्रैंक ने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। वे यहाँ सबका ध्यान खींचने आए थे ताकि मेरे सामने डेजी की कमियां निकाल सकें और उसे नीचा देख सकें। इसके बजाय मैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता, अपनी आंख तक नहीं झपकाता। वेस्ली, अपनी माँ का ख्याल रखने के बजाय तुम यहाँ बीच में बोलने आए हो। मुझे कार में बैठा देखकर डेजी को बोलने का मौका मिल जाता है। यह सुनकर वेस्ली का गुस्सा भड़क उठता है। डेजी, अगर तुम हमारे ब्रेकअप के बाद किसी से मिलती तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन ये अभी क्या चल रहा है? हमारा रिश्ता पूरी तरह खत्म होने से पहले ही तुम किसी नए मर्द के साथ घूम रही हो। तुम्हें लगता है कि यह कोई फख्र की बात है? उसका टोन धीमा हो जाता है, निराशा दिखाते हुए उसकी आवाज नर्म हो जाती है। तुम पहले ऐसी लड़की नहीं थी। तुम्हें पता है कि अमीर लड़कों के पास लड़कियों की कमी नहीं होती। वह अभी तुम्हारे साथ अच्छा है, लेकिन क्या पता कब वह बोर हो जाए और तुम्हें निकाल दे। तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम्हारे साथ वक्त खराब करने से तो धोखा खाना भी बेहतर है। डेजी आखिरकार गुस्से में उसकी बात काट देती है। वेस्ली, खुद से झूठ बोलना बंद करो, ठीक है? मिस्टर स्टर्लिंग के पास लुक्स हैं, पैसा है और टैलेंट है। उनके साथ रहने में क्या बुराई है? अगर वह मुझे एक दिन छोड़ भी दें तो वह मेरी मर्जी होगी। तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजरने से तो कहीं बेहतर है, जहां एक अच्छा खाना तक नसीब नहीं होता। तुम्हें अपनी माँ के इलाज के लिए 20,000 चाहिए ना? मैं अभी ट्रांसफर करती हूँ। वह अपना फोन निकालती है, फिंगर स्वाइप करती है और 20,000 तुरंत वेस्ली के अकाउंट में चले जाते हैं। फिर वह ट्रांसफर कंफर्मेशन स्क्रीन वेस्ली के चेहरे के सामने करती है। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ब्रेकअप का पैसा है। वह हर एक शब्द ध्यान से बोलती है, अपनी उंगली खुद से वेस्ली की तरफ करते हुए। एक औरत एक मर्द को पैसे दे रही है, यह बहुत कम देखने को मिलता है। अब से हमारा हिसाब बराबर। हमारे बीच अब कुछ नहीं है, चलो अब अलग हो जाते हैं। यह कहने के बाद वह बिना पीछे देखे मेरी लग्जरी कार की तरफ चल देती है। लेकिन तभी मेरे दिमाग में सिस्टम अचानक बोलता है, डिंग। प्रोटैगनिस्ट की एक्स गर्लफ्रेंड को कामयाबी से छीन लिया है। कहानी का रास्ता बदल रहा है। विलन पॉइंट्स प्लस 300। विलन पॉइंट्स की लिमिट पूरी हो गई है। स्किल ड्रॉ अवेलेबल है, अभी ड्रॉ करें। अभी रुको। मैं तो पहले सिर्फ डेजी को एक मोहरे की तरह यूज करना चाहता था ताकि टीना के साथ हालात को संभाल सकूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इससे अलग से फायदा भी मिल जाएगा। वह वेस्ली साफ तौर पर डेजी का एक्स बॉयफ्रेंड है। मैं एक नजर में ही यह समझ गया था। लेकिन सिस्टम ने कहा कि मैंने कामयाबी से प्रोटैगनिस्ट की एक्स को छीन लिया है। इसका मतलब वेस्ली भी इस कहानी का एक प्रोटैगनिस्ट है। तो क्या मैं अभी उस कहानी में हूं जहां एक अमीर बिगड़े हुए लड़के को प्रोटैगनिस्ट कुचलता है? सिस्टम, उसे मेरे लिए स्कैन करो। डेजी को आते हुए देखकर मैं जल्दी से अपनी तिरछी नजर से वेस्ली पर फोकस करता हूँ। स्कैन पूरा हुआ। नाम वेस्ली, लक पॉइंट 72। टारगेट का लक अभी बढ़ रहा है, सही वैल्यू नहीं मापी जा सकती। मैं सिर्फ 72 लक पॉइंट्स देखता हूँ और मुझे लगता है कि मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। लेकिन जैसे ही अगली लाइन आती है, मैं तुरंत समझ जाता हूँ। ये लड़का शायद अभी अभी एक प्रोटैगनिस्ट सिस्टम से जुड़ा है। उसकी किस्मत अभी पूरी तरह खुली नहीं है, इसलिए उसका गरीबी से अमीरी का सफर अभी शुरू नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दुनिया में एक से ज्यादा प्रोटैगनिस्ट है। मैं धीरे से अपना मुंह बनाता हूँ। हालांकि इस बार विलन पॉइंट्स यानी फायदा ज्यादा नहीं मिला है, लेकिन कम से कम मुझे एक नया रास्ता मिल गया है। मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर स्टर्लिंग, आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहती हूँ। मैं वेस्ली की तरफ देखता हूँ जो अभी भी वहां खड़ा हैरान है। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है और मैं सीधा लियो को कार चलाने के लिए कहता हूँ। जो लड़का वहां खड़ा था, क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? मिस्टर स्टर्लिंग, हमने बस कुछ बार साथ में खाना खाया था और एक मूवी देखी थी। ज्यादा से ज्यादा हमने बस हाथ पकड़ा था। डेजी को घबराहट में सफाई देते हुए सुनकर मैं धीरे से हंसता हूँ। आराम से, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अगर तुम दोनों के बीच कुछ था भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो पहले कुछ कपड़े चुन लेते हैं। डेजी जल्दी से हाँ में सिर हिलाती है। वेस्ली जैसा जीरो से शुरू करने वाला प्रोटैगनिस्ट किसी बहुत ताकतवर प्रोटैगनिस्ट से कहीं ज्यादा आसान है हैंडल करना, इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं है। एम्बर, क्या तुम्हारी मिस्टर स्टर्लिंग से वह बात हुई थी?
जब मैं आंखें बंद करके आराम कर रहा हूँ, डेजी चुपके से अपनी दोस्त को मैसेज करती है। तुम्हें इस बारे में कैसे पता? एम्बर को झटका लगता है। ये छोड़ो कि मुझे कैसे पता चला, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि उन्होंने तुम्हें ब्रेकअप के कितने पैसे दिए। ठीक है, लेकिन तुम किसी को बिल्कुल नहीं बताओगी। अगर तुमने किसी से बात की तो हमारी दोस्ती खत्म। मैं कसम खाती हूँ कि मैं किसी तीसरे बंदे को नहीं बताऊंगी। ब्रेकअप के वक्त सारे तोहफों के अलावा 1 मिलियन। उन्होंने मुझे 1 मिलियन दिए। 1 मिलियन का नंबर देखकर डेजी पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई अमीर आदमी इतना बड़ा दिल वाला हो सकता है। उसके अभी के सैलरी के हिसाब से यह बिना खाए पिए लगभग 10 साल की मेहनत है। इस नंबर को देखकर उसके दिल को आखिरकार सुकून मिलता है। वह एम्बर से थोड़ी और बात करती है, फिर जल्दी से अपना फोन रख देती है। आखिरकार उसे अपने शुगर डैडी को खुश रखना है। वैसे तुम टीना से कैसे मिली? मैं अचानक पीछे की सीट से बोलता हूँ। डेजी जल्दी से जवाब देती है। उसका साथ काम करने वाला मेरे ही शहर से है। हम कुछ बार मिले और करीब आ गए। और तुम अभी क्या करती हो? तुम एम्बर से कैसे जुड़ी हो? मैं शहर में एक छोटा स्टॉल चलाती हूँ, बस एक छोटा सा बिजनेस है। एम्बर और मैं कॉलेज के क्लासमेट्स थे। हम हमेशा से करीब रहे हैं, डेजी खुले दिल से जवाब देती है। मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ और ज्यादा नहीं पूछता, क्योंकि आमतौर पर जब कोई प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ता है तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का यूज एक सीढ़ी की तरह किया जाता है। इसका मतलब डेजी, यह मोहरा सिर्फ लूकस के खिलाफ ही काम नहीं आएगी। वह शायद इस दूसरे प्रोटैगनिस्ट को भी उसके साथ खड्डे में खींचने में मेरी मदद करेगी।